हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी सिलेबस का हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस छोटी सी वीडियो में उस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हैं सबको क्लियर कर लें। साथ के साथ एनसीईआरटी की लाइनें जो बच्चे मिस करते हैं वो पढ़ लें, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि रिसेंट ईयर्स में नीट में पूछे जा रहे हैं जिस लेवल के, उसको भी कवर कर लें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो मेनली रिवॉल्व करेगा अराउंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहले मैं टॉपिक को लिख देता हूं, डीएनए रेप्लिकेशन। अब जब भी ये वर्ड शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। पहला तो तरीका कन्वेंशनल, कि जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं कई ईयर्स से, हम उसी तरह से पढ़ते रहे, या फिर हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें। तो सबसे पहले ये है, जैसे मैं हेडिंग देखता हूं यहां पे, तो लिखता है प्री रिक्विजिट्स व्हाट डू वी नो अबाउट डीएनए। यानी डीएनए रेप्लिकेशन जैसा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे पास क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें पहले चाहिए रेप्लिकेशन जैसे टॉपिक को समझने के लिए, या फिर हम डीएनए जैसी चीज के बारे में क्या जानते हैं, पहले कितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूं, हम डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। स्ट्रक्चर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो हमें रेप्लिकेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी एनसीईआरटी भी इसी तरह से शुरू कर दी है। तो हम लिखते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए इज अ पॉलीमर एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां से दो तीन वर्ड जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स? पहले तो पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके अलावा इसको हम पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारे लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पॉलीमर क्या होते हैं, और उसके अलावा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो पॉलीमर्स वर्ड नॉट जस्ट इन बॉटनी और बायोलॉजी, ये थ्रू आउट साइंस बहुत ही ज्यादा सुनने जाने वाला वर्ड है। पॉलीमर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ही ज्यादा लंबा चेन है और एक बहुत रिपीटिंग यूनिट्स, जैसे कि मोनोमर एक रिपीटिंग यूनिट्स है जो बार बार रिपीट होती है, उससे बनता है। तो कहते हैं कि जैसे पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन, पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन, जो कि रिपीटिंग यूनिट्स, यूनिट है एक जो बार बार रिपीट होती है, रिपीटिंग यूनिट्स। और वो रिपीटिंग यूनिट्स जो बार बार रिपीट होती है एक पॉलीमर के स्ट्रक्चर में, उसे हम मोनोमर कहते हैं। अब ये पॉलीमर एक बहुत जनरलाइज टर्म है, बहुत ही जनरलाइज टर्म। जैसे मैं बोलता हूं, अगर मैं बायोलॉजी के टर्म से बात करूं तो प्रोटीन इज ऑल्सो अ पॉलीमर, आरएनए इज ऑल्सो पॉलीमर, डीएनए इज ऑल्सो अ पॉलीमर। तो पॉलीमर की एक बिल्कुल यूनिवर्सल डेफिनेशन जो हम यहां देख पा रहे हैं वो यह है, पॉलीमर एक लॉन्ग चेन होता है जिसमें एक रिपीटिंग यूनिट मोनोमर बार बार रिपीट होता है। तो डीएनए जस्ट लाइक ऑल द पॉलीमर्स, ये भी एक पॉलीमर है, यानी कि इसमें भी एक मोनोमर होगा जो बार बार रिपीट होगा। और हम देख पा रहे हैं मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो सर ये क्या होता है न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां लिखा न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि डीएनए जैसे स्ट्रक्चर, डीएनए जैसे पॉलीमर के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है, जो मोनोमर है, जो बार बार रिपीट होती है, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड को चेन में लाइन से लगाया जाएगा तब एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर कहलाया जाएगा डीएनए। और जो उसकी रिपीटिंग यूनिट कौन सा स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि हम स्ट्रक्चर को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, नहीं तो पूरी क्लास उसमें निकल जाएगी, क्योंकि हमारा टॉपिक मेनली होना चाहिए रेप्लिकेशन के बारे में। तो मेनली हम ये जानना चाहते हैं कि रेप्लिकेशन जैसे स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें डीएनए के बारे में पहले जाननी है, ताकि हमें एनसीईआरटी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो हमने लिखा डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर वो चीज होती है जिसमें बहुत बड़ी चेन, जिसमें एक छोटी यूनिट रिपीटिंग यूनिट मोनोमर बार बार रिपीट होती है। डीएनए के केस में वो मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या तीन पार्ट होते हैं? तो पहले तो हम एक मोनोमर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर हम ये सीखेंगे कि एक कई सारे मोनोमर को कैसे लाइन में लगाया जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि भी वो पॉलीमर कैसे बन रहा है। तो पहले हम समझ रहे हैं कि एक मोनोमर, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के एक न्यूक्लियोटाइड में तीन पार्ट्स आने वाले हैं। पहला पार्ट होता है शुगर। जहां भी वर्ड शुगर आए तो हमें हमारे दिमाग को एक ही जगह डायरेक्शन में घुमाना है। शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट।
तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है डीएनए में? तो ये नाम सजेस्ट करता है, बचपन में सभी ने सुना है, नाम में ही है इसके। तो जो शुगर का नाम है वो है डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सी, तो मैं स्पेसिफिकली नाम लिख देता हूं, 2-डीऑक्सीराइबो, 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोस फॉर्म में होती है, एल्डोस फॉर्म में, तो कई सारी डिटेल है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बस बेसिक समझ रहे हैं इसका। शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोस है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट का नाम है नाइट्रोजिनस बेस, और थर्ड पार्ट का नाम है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने लिखा सबसे पहले कि डीएनए के अंदर जो शुगर है वो 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है प्लस कुछ फॉस्फेट ग्रुप है। तो नाइट्रोजिनस बेस के नाम लिखने जाते हैं हम। हमें पता है डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब वैसे तो इसकी जो नाइट्रोजिनस बेस की जो ब्रॉड कैटेगरी है वो ये है कि नाइट्रोजिनस बेस मेनली 2 प्रकार के हैं, एक प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में हम एडेनिन और थाइमिन को समझते हैं, और पायरिमिडिन में गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल को समझते हैं। प्यूरिन के अंदर एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडिन के अंदर थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। डीएनए के अंदर जो मेनली नाइट्रोजिनस बेस है वो ये 4 नाइट्रोजिनस बेस है, 2 प्यूरिन के, 2 पायरिमिडिन के। आरएनए में कौन से होते हैं मुझे लगता है सबको ही पता है। तो हम क्या समझने जा रहे हैं? हम समझने जा रहे हैं कि भी एक न्यूक्लियोटाइड में ये सारी चीजें कैसे जुड़ेंगी। तो जो सारी चीजें जुड़ती हैं, पहले मैं तीनों चीजों का नाम लिख दिए, फिर हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जोड़ने से पहले हम ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें यह बात पता है कि जो राइबोस शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस जो शुगर है वो 2- पे डीऑक्सी। तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, स्ट्रक्चर में ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि हमें रेप्लिकेशन को समझना है। तो मैं एक न्यूक्लियोटाइड का जब स्ट्रक्चर समझता हूं तो मुझे समझ में आता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमें पहले कार्बन से तो नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ नजर में आता है। और जैसा कि मैंने बताया, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस सिर्फ 4 ही तरह के हो सकते हैं। वो 4 तरह का नाइट्रोजिनस बेस या तो एडेनिन, या तो गुआनिन, या तो थाइमिन, या तो साइटोसिन। और जिस बॉन्ड से ये जुड़ रहे होंगे, जिस बॉन्ड से ये एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन इस पहले कार्बन के फर्स्ट कार्बन 1- कार्बन ऑफ दिस डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ रहे होंगे, जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड का नाम हम रखते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपने आई एम श्योर कई जगह सुने हैं, लेकिन आपको एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ज्यादा फोकस में रखना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो, लेट मी गेट योर फोकस बैक टू दिस टॉपिक अगेन। हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने पढ़ा कि जो डीएनए है वो पॉलीमर होता है। पॉलीमर वो चीज है जो एक रिपीटिंग यूनिट से बार बार बनती है। एक रिपीटिंग यूनिट, उसमें बार बार रिपीट होती है, एक यूनिट है जो रिपीट होती है, जो एक पॉलीमर को बनाती है। उस रिपीटिंग यूनिट का नाम मोनोमर होता है। तो डीएनए जस्ट लाइक ऑल द पॉलीमर्स इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो डीएनए के केस में वो रिपीटिंग यूनिट है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड टू बी प्रिसाइज। न्यूक्लियोटाइड के जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट जैसी चीजें होती हैं। और नाइट्रोजनस बेस कुछ भी, ये 4 तरह के हो सकते हैं डीएनए में, और शुगर जो है स्पेसिफिकली ये वाली होगी। फॉस्फेट जो है फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको हम बोलते हैं, ये इसमें रहने वाला है। तो हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में जब शुगर में पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस ये 4 हो सकते हैं। ये जो 5वां कार्बन है, 5- कार्बन है, इसका जो ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इस एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ता है फॉस्फेट। इस एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ता है फॉस्फेट। अब बड़ी गौर करने वाली बात हमारे पास ये है, कि फॉस्फोरिक एसिड इज एन एसिड बट इट इज एन इनऑर्गेनिक एसिड। तो आपने शायद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसे हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं वाटर लॉस से, बट दैट इज फॉर द ऑर्गेनिक एसिड। यहां पे हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब बॉन्ड कैसे बनता है, क्या डिटेल्स है, नाइट्रोजनस बेस कैसे जोड़ते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि उसके लिए एक अलग क्लास चाहिए। बट टुडे आवर फोकस इज सोनली ऑन हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स इनसाइड अ सेल।
तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है क्या जानकारी आपको पहले से चाहिए और रेप्लिकेशन जैसे टॉपिक को समझने के लिए। तो हमने सुना कि भी जो न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, स्पेसिफिकली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक 2' डीऑक्सी शुगर होगी। 2' डीऑक्सी मतलब 1' 2'। अच्छा, कई बच्चे ये पूछते हैं सर कि इसको 1' 2' 3' 4' 5' ऐसे नाम क्यों देते हैं, 1 2 3 4 5 क्यों नहीं देते, डैश क्या मतलब क्या है यहाँ पे। मेरे को पता है कि कई बच्चे इसका आंसर पहले से जानते भी हैं, कई नहीं भी जानते, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि किसी को भी नहीं आता है। तो नाइट्रोजिनस बेस इज ऑल्सो, नाइट्रोजिनस बेस के अंदर भी जो रिंग्स है, रिंग होती है नाइट्रोजिनस बेस में। कैसे कि जो प्यूरिन होता है वो 2 फ्यूज रिंग का बनता है, 2 फ्यूज रिंग का, और जो पायरिमिडिन होता है वो भी एक रिंग का बनता है। तो जब हम इस रिंग की नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि मतलब क्या इस बात का, जो रिंग की जो नंबरिंग हो रही है वो नाइट्रोजनस बेस वाली रिंग को मेन रिंग माना जा रहा है। तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और जब हम शुगर वाली रिंग की नंबरिंग कर रहे होंगे तो हम करेंगे 1' 2' 3' 4' 5'। ठीक है, हाँ 5' से ऊपर नहीं हो सकता, ये सबको पता है, क्योंकि शुगर जो हम यूज कर रहे हैं वो 5 कार्बन की शुगर है। हाँ, हमने क्या बताया कि न्यूक्लियोटाइड में फाइनली एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस, ये 4 हो सकते हैं डीएनए में, और 5वें कार्बन के अल्कोहलिक ग्रुप से फॉस्फेट जुड़ा है, बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो कि H और OH के लॉस से, वाटर के लॉस से बनेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड परहैप्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग कि सर व्हाई इज दिस क्लास गोइंग ऑन लाइक दिस एंड व्हाई वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डीएनए स्ट्रक्चर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसको समझने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में देखना जरूरी है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि मैं ऐसा समझता हूं कि अगर ये जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें दिख रहे हैं, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पे भी एक फॉस्फेट जुड़ सकता है ना, यहां पे भी एक फॉस्फेट जुड़ सकता है। कैसे? जैसे मैं एक फॉस्फेट, अगर मैं इसको बहुत बड़ा बनाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखेगा वो फॉस्फेट भी, पूरा स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है, पूरा स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है, और यहां पे भी एक फॉस्फेट जुड़ सकता है, इसको मैं ऐसे ही बना रहा हूं। अब एक फोकस करने वाली बात यह है कि सर 3 ही क्यों, 2 ही क्यों, या फिर मैक्सिमम 3 ही क्यों, लेकिन पहले मैं उस बात को भी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपका फोकस इधर दोबारा लाना चाहता हूं। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, 5वें पे फॉस्फेट, फॉस्फेट के जो 2 हाइड्रोक्सिल खाली हैं इससे भी 2 फॉस्फेट जुड़ सकते हैं, यानी कि ये दिस इज एसिड, यहां पे कौन सा बॉन्ड था, अल्कोहल एंड एसिड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड था, इनके बीच में बॉन्ड था एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इन दिस केस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, और इस एसिड और इस एसिड के बीच में अब जो बॉन्ड बनेगा इसको एस्टर बॉन्ड नहीं बोलते, एसिड और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वाटर लॉस से उसे हम एनहाइड्राइड बॉन्ड बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आज कि इस पूरे न्यूक्लियोटाइड में जिसमें पहले एक फॉस्फेट जुड़ा था उसमें कितने एनहाइड्राइड बॉन्ड से और फॉस्फेट जुड़ सकते हैं, आप सभी का जवाब होगा 2 सर। क्यों? क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली दिख रहा है और यहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप खाली दिख रहा है, यानी कि मैं एक बात को समझ सकता हूं, मैं इस बात को समअप करता हूं कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड को देख रहा हूं, एक न्यूक्लियोटाइड को, और स्पेसिफिकली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को, तो मुझे एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर नजर में आने वाले हैं। सिंगल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर 1 इज शुगर, इस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ी होगी नाइट्रोजनस बेस, बॉन्ड का नाम जो आपको सब पता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 5वें कार्बन से जुड़ने वाला है, 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल से जुड़ने वाला है फॉस्फेट, इस बॉन्ड का नाम, क्योंकि हाइड्रोक्सिल से जुड़ा है तो इसका नाम होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब इससे भी एक फॉस्फेट और जुड़ सकता है, लेकिन बट दिस बॉन्ड इज बिटवीन एसिड एंड एसिड, तो इसको हम बोलेंगे एनहाइड्राइड बॉन्ड, और ये भी एक जुड़ सकता है, इसको भी हम बोलेंगे एनहाइड्राइड बॉन्ड, इसको भी हम बोलेंगे एनहाइड्राइड बॉन्ड। यानी 3 फॉस्फेट हमें नजर में आते हैं कि जुड़ सकते हैं मैक्सिमम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डीएनटीपीस। ये डीएनटीपीस वर्ड को आपको बहुत ध्यान में रखना है, डीएनटीपीस। ये डीएनटीपीस क्या होती हैं, ये डीएनटीपीस हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आप सभी गेस कर सकते हो क्या
डीएनए के अंदर 4 तरह के डीएनटीपीज पॉसिबल हैं। कोई गेस कर सकता है? डीएनए के अंदर 4 तरह की डीएनटीपीज पॉसिबल हैं। यस, शायद आप बिल्कुल गेस भी कर पा रहे हो। डीएनटीपी जो 4 तरह की पॉसिबल है वो एक होंगी डीएटीपी, एक होगी डीजीटीपी, एक होगी डीसीटीपी और एक डीटीटीपी। बिल्कुल सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटिडीन थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है, जो कि मुझे लगता है कि कई बच्चों ने फोकस कभी भी नहीं करी, वो ये है कि अगेन वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। हम पढ़ रहे थे, हमें प्री रिक्विजिट जानने हैं कि हमें क्या प्री रिक्विजिट माने हमें क्या जानना है बिफोर नोइंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। डीएनए एक पॉलीमर है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। शुगर, जो कि स्पेसिफिकली ये वाली शुगर है। नाइट्रोजनस बेस, जो कि मेनली प्यूरिन एंड पायरिमिडीन है। प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन ग्वानिन, और पायरिमिडीन 3 प्रकार का, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, जिसमें से 2 ही पायरिमिडीन डीएनए के पास होंगे। यानी नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होने वाले डीएनए के पास। फॉस्फेट होगा ये वाला। हमें क्या करना है? हमें एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को पहले समझना है। एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमें ये तीनों जोड़ना पड़ेगा। जब हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो हम समझेंगे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेगा, तीसरा कैसे जुड़ेगा, चौथा कैसे जुड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि डीएनए पॉलीमर है। तो पहले हम एक मोनोमर के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, फिर कई सारे मोनोमर कैसे जुड़ेंगे वो समझ रहे हैं। तो हमने समझा एक मोनोमर के स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, एक न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए एक 2' डीऑक्सी शुगर के 1' कार्बन से 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस जोड़ सकते हैं। कोई भी हो सकता है इन चारों में से। 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, उससे 2 और फॉस्फेट जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम 2 फॉस्फेट और जुड़ सकते हैं। यानी हमें पता है जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की जो फॉर्म होगी वो मैक्सिमम ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म हो सकती है। अब एक बहुत ही बेहतरीन बात जो हम अभी तक नहीं सुन पाए, हमने अभी तक नहीं सुनी होगी, नहीं भी समझी होगी, हो सकता है कईयों ने सुनी भी हो, लेकिन अब आपको बहुत ध्यान से सुननी है। हमें क्या करना है? हमें न्यूक्लियोटाइड को लाइन से जोड़ना है। तो आपको समझना है, मैं एक बात को लिखता हूं। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है 3-5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप इसको गेस भी कर पाओगे, इसको 3' क्यों बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर क्यों बोल रहे हैं। अभी एक बात को बिल्कुल क्लियरली समझ पाओगे। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखो हम ये समझते हैं, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1', 2', 3', दिस इज 4' एंड दिस इज 5'। यानी अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल और ले आऊं इसके पास, तो उस न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के भी 3 पार्ट होने वाले हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो उसके 5' पे जो फॉस्फेट लगा होगा और इसके 3' पे जो OH लगा होगा, इसके बीच में बॉन्ड बन सकता है। सर फिर अगेन आपने बताया था जो अल्कोहल और एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? एस्टर बॉन्ड, और स्पेसिफिकली फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां बना हुआ है तो हम इसे बोल रहे हैं 3', 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस करने वाली है वो ये है, जो मैं अब स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने पूरी राम कथा बता दी, पूरी कहानी बता दी, डीएनए रेप्लिकेशन बताया नहीं, स्ट्रक्चर बता दिया। अभी रेप्लिकेशन की कहानी यहीं से शुरू होगी। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगता है टाइम, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे और फिर हम एनसीईआरटी की बातों को करेंगे। हाँ, हमने बोला इस बात को मैं लिखता हूं, 1 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 3 फॉस्फेट हो सकते हैं। यस सर, ये तो हमने देख लिया अभी। लेकिन जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग और ब्रेकिंग न्यूज है सभी के लिए और ब्रेक थ्रू बात है, वो ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड, वही न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी जब उसका पॉलीमर बनेगा, जब वो एक के बाद एक जुड़ेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, तो हर एक एवरी न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम
एक ही फॉस्फेट पॉसिबल है। सर ये क्या बात बताई, ये चौंकाने वाली बात थी। देखो अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। हमने बोला कि एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा, एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 3 फॉस्फेट पॉसिबल है। एक फॉस्फेट जो डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल से जुड़ा होगा और 2 फॉस्फेट जो एक फॉस्फेट से कंटिन्यूअसली जुड़े होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम 3 फॉस्फेट पॉसिबल हैं सर। यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यही बात हमने लिखी, एक न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम 3 फॉस्फेट पॉसिबल है। लेकिन डीएनए जो कि पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, तो यही जब डीएनटीपी पॉलीमराइजेशन करेंगे, यानी जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा, तो इनमें मैक्सिमम एक फॉस्फेट पॉसिबल है। सर फिर 2 कहां जाएंगे? अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, शायद आपने ये बात सुनी हुई है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे डीएनए को बनाना है, तो डीएनए को बनाने के लिए मुझे पॉलीमर बनाने पड़ेंगे डीएनटीपी। डीएनटीपी तो मैं समझ गया, क्योंकि डीएनटीपी माने 3 फॉस्फेट हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में। मुझे ऐसी डीएनटीपी को लाइन से जोड़ना है। जब ऐसी डीएनटीपी लाइन से जुड़ जाएंगी तो मैं मान लूंगा कि न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बन गया है, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर इज डीएनए। लेकिन हमने बोला इस न्यूक्लियोटाइड में मैक्सिमम कितने फॉस्फेट पॉसिबल है? 3, तो हम मैक्सिमम वाला ही केस ले रहे हैं। तो हमने बोला कि देखो, आपको एक बात केमिस्ट्री में आपने सुनी भी होगी कि अगर मुझे 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो हमें कौन सा बॉन्ड बनाना है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एक सेल जो डीएनए को बना रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, एक सेल में इतनी एनर्जी कहां से आएगी? याद कराता हूं आपको, आपने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा कि डीएनए को अगर मैं थ्योरेटिकली, अगर मैं डीएनए को एक लॉन्ग स्ट्रेच में खोल दूं तो उसकी लेंथ 2.2 मीटर के आसपास की आएगी। तो इतनी सारी एनर्जी कहां से आ रही है सेल के पास, या फिर वो एनर्जी कहां से लाता है? देखो ध्यान से सुनना, ये जो हर डीएनटीपी में 3 फॉस्फेट लाइन से लगे हैं, एक फॉस्फेट जो डायरेक्टली रिंग से लगा है और 2 फॉस्फेट जो यहां लगे हैं। इसमें जो ये 2 फॉस्फेट होते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है कि नहीं सुना? अगर हाई एनर्जी हुई, यानी कि हाई एनर्जी यानी कि थोड़े से अनस्टेबल, हाई एनर्जी यानी कि थोड़े से अनस्टेबल। कहने का मतलब क्या है? जब मैं 2 डीएनटीपी को पास लेके आऊंगा तो उनके जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट होंगे, टर्मिनल मतलब आखिरी वाले, ये 2 टर्मिनल फॉस्फेट, ये 2 टर्मिनल फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं। ये डिसोशिएट होते हैं, और डिसोशिएट होने के बाद ये इस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी देते हैं। यार आपको एक बेसिक बात पता है कि नहीं पता? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब 2 डीएनटीपी पास पास आएंगे तो इनके जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट है, टर्मिनल माने आखिरी वाले, इसके जो आखिरी वाले 2 फॉस्फेट है वो अलग हो जाएंगे। अलग होंगे तो मतलब क्या हुआ? इनके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी कहां यूज होगी? इस बॉन्ड के पॉलीमराइजेशन में। यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी हर न्यूक्लियोटाइड से जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक होंगे, वो जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, उस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से एनर्जी निकलेगी और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपने ये बात समझी है तो मैं ये मान सकता हूं आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने के लिए तैयार हो। फिर से मैं समअप कर देता हूं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी एक रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट होती है। डीएनए के केस में वो रिपीटिंग यूनिट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, 2' राइबोस शुगर, 1 इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के हो सकते हैं डीएनए में, ए, जी, टी एंड सी, एंड अदर इज फॉस्फेट। हमने बस ये देखा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में क्या क्या हो सकता है। शुगर के 1' कार्बन से जुड़ने वाला है नाइट्रोजनस बेस, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर के 5' कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उससे जुड़ेगा फॉस्फेट वाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फोएस्टर के साथ, फॉस्फेट के साथ और 2 फॉस्फेट जुड़ सकते हैं वाया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। यानी हम ये बात मानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में 3 फॉस्फेट मैक्सिमम पॉसिबल है। लेकिन डीएनए जो कि इसी न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपी का पॉलीमर है, यही डीएनटीपी जब पॉलीमराइजेशन करेगी तो मैक्सिमम एक फॉस्फेट पॉसिबल है हर न्यूक्लियोटाइड में। यानी कि हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट होंगे वो पॉलीमराइजेशन यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी दे रहे होंगे। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। यही बात एनसीईआरटी भी लिखती है हमारी, शायद हो सकता है हमने इग्नोर करी हो। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं टॉपिक पे। ये हमारी बात, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई कि हमें ये बात पता है, स्ट्रक्चर वाली बात। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल इसी पे आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ एंड व्हेन डज इट अकर। यानी डीएनए रेप्लिकेशन जैसी चीज क्या है। पहले तो रेप्लिका का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, हाउ मतलब कैसे, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, और व्हेन सेल ये कब करता है, कब उसको जरूरत पड़ती है डीएनए डबल करने की।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन का मतलब ही है डीएनए का रेप्लिका यानी एग्जैक्ट कॉपी बनाना, एग्जैक्ट हूबहू कॉपी बनाना, कॉपी बनाना। हाउ एंड व्हेन की बात मैं थोड़ी थोड़ी देर में बताऊंगा। हाउ तो हमें पूरे इस क्लास में ही पढ़ना है, व्हेन का मैं बता देता हूं कि व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, कोई सेल डीएनए रेप्लिकेशन कब करता है। देखो आपको एक बात बहुत ध्यान से सोचनी पड़ेगी कि डीएनए रेप्लिकेशन तभी होता है जब किसी सेल को डिवाइड करना है। डीएनए की एग्जैक्ट हूबहू कॉपी बनाने की जरूरत तब है जब एक सेल से दो सेल बनाने हो, एक सेल का डिवीजन करना हो ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करे और प्रोजेनी सेल्स में बराबर बराबर बांट ले, तभी हूबहू कॉपी बनाने की जरूरत है। जीन एक्सप्रेशन यानी डीएनए एक्सप्रेशन के लिए रेप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं डीएनए रेप्लिकेशन आओ व्हेन कब होगा, तो आप बोलोगे सर ये सेल डिवीजन से पहले होगा। ये तो आपको समझ में आता है। सेल डिवीजन की दो स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियस को डिवाइड करने से पहले और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने से पहले किसी स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। आपने शायद बचपन में सुना भी होगा कि यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन को एस फेज के दौरान करते हैं, सिंथेसिस फेज के दौरान। और अगर मैं आपसे साइट भी पूछ लूं कि ये कहां पे होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप मेरे को बताओगे सर ये न्यूक्लियस में होता होगा। क्यों न्यूक्लियस में, क्यों? अच्छा, इसकी भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां हो रहा है, ये कैसे डिसाइड होता है सेल में? ये कौन डिसाइड करता है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन यहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी या न्यूक्लियस में होगी? ये कैसे डिसाइड होता है? बेटा कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां होगी ये डिसाइड होता है उस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम। अगर मैं आपसे बोलूं डीएनए को डबल या रेप्लिकेट करने वाले सारे के सारे एंजाइम न्यूक्लियस में है, तो आप मुझे बताओगे सर रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में ही होगा। और डीएनए की भी साइट वही है, वही पड़ा है वो, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान में रखने वाली कि जो सेल डिवीजन नहीं करता, क्योंकि सारे सेल तो डिवाइडिंग होते नहीं, हमने पढ़ा है प्लांट सेल में भी सारे सेल डिवाइड नहीं होते, प्लांट्स में सारे सेल डिवीजन नहीं करते। जो सेल डिवीजन करते हैं वो मेरिस्टेम, जो नहीं करते वो परमानेंट। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या परमानेंट सेल्स कभी अपना डीएनए डबल करेंगे? जो सेल डिवाइड नहीं करता उसको क्या अपना डीएनए डबल करना है? भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन तो वो कर रहा है क्या, लेकिन वो डीएनए डबल करेगा? तो आप मेरे को जवाब दोगे नहीं सर, जो सेल डिवाइड नहीं करता उसको अपने डीएनए की कॉपी बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने जो ये लिखा है यूकैरियोटिक सेल में एस फेज में डीएनए डबल होगा, तो ये सारे यूकैरियोटिक सेल में नहीं, वो यूकैरियोटिक सेल जो सेल डिवीजन करेंगे, सेल डिवीजन से पहले एक स्टेज आएगी एस फेज, उसमें वो अपना डीएनए को डबल कर लेंगे। उसमें भी जगह कहां होगी? न्यूक्लियस। सर यही क्यों होगी? एंजाइम यहीं पे है और डीएनए भी यहीं पे है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोकैरियोटिक सेल भी तो डिवाइड करते हैं भाई, उनके पास भी डीएनए है, तो प्रोकैरियोटिक सेल कब अपना डीएनए डबल करेंगे? तो आप बस गलती से भी एस फेज मत बोल देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। एस फेज प्रोकैरियोट में नहीं होता। आप ऐसे लिखोगे, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है PYQA, जस्ट प्रायर टू फिजन। जस्ट प्रायर टू फिजन का बैक्टीरिया फिजन करता है, जस्ट प्रायर टू फिजन। जस्ट प्रायर टू फिजन का मतलब है फिजन यानी उसके डिवीजन से जस्ट पहले, और जगह दिस इज एनीवन्स गैस, जगह साइटोप्लाज्म होने वाली है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। हाँ, अब हमने बात करी भी हाउ होता कैसे है, हमारे पास क्या डेटा है इस चैप्टर के। डीएनए रेप्लिकेशन बात करें, रेप्लिका हूबहू कॉपी, ये कब बनेगी? एस फेज में बनेगी, यूकैरियोट में, लेकिन सिर्फ डिवाइडिंग सेल में। वो भी कहां हो रहा होगा? ये न्यूक्लियस में। वहीं क्यों हो रहा होगा? एंजाइम वही है, डीएनए वही है। प्रोकैरियोटिक सेल में फिजन से जस्ट पहले होगा और साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि उसके पास तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है नहीं। इसके बाद हमें यह समझना है कि हाउ होता कैसे है, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसका मोड होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड से डीएनए डबल होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड से डीएनए डबल होता है। अब सर ये सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या है? देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया टाइमलाइन बताता हूं। जेडी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, जिनका नाम सभी ने सुना है, इन्होंने 1953 में यह बताया था कि डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो आपने बताया ठीक है, इससे पहले कई साइंटिस्ट ने बताया था कि भी डीएनए जो है वो पॉलीमर होता है, डीएनए ऐसा है, डीएनए वैसा है। कई साइंटिस्ट ने केमिकल एनालिसिस भी किया, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो है डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, इनका थाइमिन, साइटोसिन, इनका रेशियो क्या है। इमेजेस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी भी करी, लेकिन इट वाज फाइनली जेडी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। और उन्होंने 1953 में जब एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करी और जब अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बता दिया, दुनिया के सामने पेश कर दिया, तो उसी रिसर्च पेपर में, जिस रिसर्च पेपर में उन्होंने बात लिखी थी, उन्होंने पॉसिबल, मैं अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से यूज कर रहा हूं,
उन्होंने एक पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म यू बताया कि एक पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म है जिससे हो सकता है कि डीएनए जब डबल करे तो इसी मोड से करे। तो उनका पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जेडी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? वो ये कहते हैं कि डीएनए जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, एक चेन नहीं, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है जिनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। सर ये वाली बात कहां लिखी है? ये वाली बात भी एक्चुअली स्ट्रक्चर में डीएनए डबल सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स में लिखी है, लेकिन क्योंकि हमारी क्लास आज रेप्लिकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैं ये बात को आपको उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं। होपफुली हम जब नेक्स्ट सेशन को कर रहे होंगे तो हम स्ट्रक्चर को भी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम अभी बात करने जा रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे और ये किसने बताया कि भी कैसे होता है, या फिर यही मोड है, या फिर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास कहानी कैसे आई, किस साइंटिस्ट ने वो बताई। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये कहता है कि जो कि जेडी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक कह रहे हैं, सेम उसी रिसर्च पेपर में जिस रिसर्च पेपर में उन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया। वो ये कहते हैं कि जो डीएनए जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो कि कॉइल्ड है, हेलिकल वे में हेलिक्स बनाती है, कॉइल्ड है, वो कॉइल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह से कॉइल्ड है, और वो बोलते हैं कि जब इनका रेप्लिकेशन होगा, जब ये रेप्लिकेशन होगा तो इनका मोड सेमी कंजर्वेटिव होगा। सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जेडी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ये कहते हैं कि टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स, two strands would separate, दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे एंड एक्ट एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड। इसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट। अच्छा, रेप्लिकेशन का मतलब देखो, आप, मेरे को लगता है कि बच्चे इस बात से भटक ना जाएं, बस इस फोकस से देखो। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भी रेप्लिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? हूबहू रेप्लिका, कॉपी बनाना। तो कॉपी कैसे बनेगी? भी हम ऐसा मान सकते हैं कि ये डीएनए जब रेप्लिकेट कर जाएगा तो हमें हूबहू ऐसे के ऐसे ही दो डीएनए मिल जाएंगे। क्या हम इस बात को समझते हैं कि रेप्लिकेशन का मतलब यह है हूबहू इसकी कॉपी हमें मिलेगी? अब वो हूबहू कॉपी कैसे बनती है ये बताना चाह रहे हैं जेडी वॉटसन फ्रांसिस क्रिक। ये कहते हैं ये जो कॉपी बनने का मोड है, तरीका है, वो तरीका है सेमी कंजर्वेटिव। अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मोड ये कहते हैं कि जब डीएनए डबल करेगा, जब कब करेगा उधर लिखा है, जब करेगा तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और एक्ट करेंगे टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। ये क्या होता है सर? अब देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये दो डीएनए स्ट्रैंड है, वन डीएनए स्ट्रैंड इज दिस, और इसका सीक्वेंस भी मैं लिख देता हूं। मान लेते हैं पहले डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ए टी जी एंड सी, दिस इज 5' to 3', और दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, मान लेते हैं 3' to 5', विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमें पता है, बेस पेयरिंग रूल इन्होंने दिया था, इन्होंने अपने बेस पेयरिंग रूल में बताया था ए के ऑपोजिट क्या आ रहा होगा? टी, टी के ऑपोजिट ए, जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी। तो अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक ये कह रहे हैं ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग, ये तो स्टेबिलिटी देता है, तो ये अलग कैसे होंगे? कैसे होंगे वो मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे। ये मोड क्या कहता है ये बता रहे हैं बस हम। ये मोड कहता है कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, तो हमने अलग कर दिए। यस सर, एक स्ट्रैंड अलग हुआ और ये दूसरा स्ट्रैंड अलग हुआ, और ये कहते हैं इनके अलग हो जाने के बाद, मैंने दोनों का सीक्वेंस लिख देता हूं उधर। इसका सीक्वेंस क्या है? ए टी जी एंड सी। इसका सीक्वेंस क्या है? टी टी ए सी जी। ये दोनों एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह। बेटा टेम्पलेट का मतलब समझते हो क्या? नहीं समझते हो? टेम्पलेट का मतलब होता है कि जिसको एज बेस मान के कुछ चीज बनाई जा रही है। टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड का मतलब है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यानी ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए। अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इसको टेम्पलेट मान के और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी कहता है, यानी कि नया स्ट्रैंड जो बनेगा 3' to 5', ए के ऑपोजिट आ रहा होगा टी, टी के ऑपोजिट आ रहा होगा ए, जी के ऑपोजिट आ रहा होगा सी, सी के ऑपोजिट आ रहा होगा जी। यस सर,
ऐसे ही जो नया इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। क्या करेगा, लिखा है दो स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट। किसके लिए, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। तो नया स्ट्रैंड इसमें जब बनेगा तो वो भी ऐसे बनेगा 5' to 3'। टी के ऑपोजिट क्या रहा होगा, ए के ऑपोजिट क्या रहा होगा, टी, सी के ऑपोजिट क्या रहा होगा, जी के ऑपोजिट क्या रहा होगा, सी। अब मैं चाहता हूं आप 2 मिनट के लिए, इस 2 सेकंड के लिए इस स्क्रीन को देखो और आप समझने की कोशिश करो। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों हूबहू एक दूसरे की कॉपी है? हमने शुरू किया था एक डीएनए से और अब हमें 2 डीएनए मिल चुके हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका है एक दूसरे की। और ये रेप्लिका कैसे क्रिएट हुई? अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक ये कह रहे हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। इसकी वजह से जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, इसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा, एक स्ट्रैंड पुराना होगा। 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स में 1 से 2 डीएनए मॉलिक्यूल, तभी तो रेप्लिका बना है और हूबहू एक जैसे सीक्वेंस के। उसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो पुराना होगा, पुराना मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और एक स्ट्रैंड जो होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया जो बना उसको बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ठीक है सर। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहता है कि, जो कि जेडी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया, ये कहता है कि 2 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और एक्ट करेंगे एज टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। इसकी वजह से एज अ रिजल्ट जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे उसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा और एक नया बना हुआ स्ट्रैंड होगा। देखो यही बात को मैं एनसीईआरटी को पढ़ के दिखाता हूं आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखो क्या बोलता है, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, यानी जिस समय वाइल प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, जिस समय वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज कर रहे थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, किस समय कर रहे थे? 1953 में। इन्होंने हैड इमीडिएटली उसी वक्त प्रपोज किया एक स्कीम, किसके लिए? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो रिसर्च पेपर में, अपने रिसर्च पब्लिकेशन में, पेपर में उन्होंने जो बात लिखी वही ओरिजिनल बात कोट एंड कोट इन्वर्टेड कॉमा में एनसीईआरटी लिखती है। क्या कहती है? इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। आवर कौन है यहां पे? जेडी वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक। ये बात हमारे नोटिस से नहीं निकली है। क्या? कि एक स्पेसिफिक पेयरिंग जो हमने पोस्टुलेट की है ये इमीडिएटली सजेस्ट करती है एक पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म जेनेटिक मटेरियल का। और ये कौन सा ईयर है? 1953, जिस ईयर में इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। अब ये मोड क्या कहता है उसको देखते हैं। द स्कीम सजेस्टेड, स्कीम कौन सी है जो बताने जा रहे हैं कि पॉसिबल स्कीम है, प्रोपोज्ड स्कीम, उस स्कीम को बता रहे हैं। द स्कीम सजेस्टेड दैट 2 स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, अलग हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर? एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह, किसके लिए? टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आफ्टर कंप्लीशन हो जाने के बाद रेप्लिकेशन के ईच डीएनए मॉलिक्यूल, ईच क्यों? अब 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास वुड हैव 1, एक पेरेंटल और एक न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। ये डायग्राम में भी है, आपको पता है एनसीईआरटी के डायग्राम में भी जादू है। देखो ये क्या लिखता है, देखो डायग्राम को देखो, ये 2 स्ट्रैंड है रेड कलर के, ये सेपरेट हो रहे हैं। देखो जो 2 डीएनए मिले इसमें एक रेड और एक पर्पल, एक रेड और एक पर्पल। एक स्ट्रैंड, एक डीएनए है जिसमें 2 रेड कलर के स्ट्रैंड है। अब जो 2 डीएनए बने उसमें एक रेड एक पर्पल, एक रेड एक पर्पल। 1 पेरेंटल स्ट्रैंड पुराना, 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यू नया बना हुआ जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड है। हाँ, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अब ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे। 1 मिनट पानी पी लूं। हाँ, तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि जो एनसीईआरटी भी इसी तरह से लिखती है कि एंजाइम एंड मशीनरी। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव मोड का क्या प्रूफ है? जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डीएनए एज अ डीएनए रेप्लिकेशन मोड इज सेमी कंजर्वेटिव, वाज प्रपोज्ड बाय, प्रपोज किया गया था बाय वॉटसन एंड क्रिक, जो कि हमने अभी देखा जिस पेपर में उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की पब्लिकेशन लिखी, जितनी जो डिटेल्स लिखी उसी पेपर में उन्होंने प्रपोज किया। प्रपोज का मतलब है बताया भी ऐसे होता होगा, हम सजेस्ट कर रहे हैं, पॉसिबल मैकेनिज्म है, प्रूफ नहीं है इसका कोई। इसी बात को 5 साल बाद प्रोकैरियोट में मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ किया था। आपके एनसीईआरटी में ई कोलाई के एक्सपेरिमेंट देख रखा है, मेसेल्सन एंड स्टाल यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
अगेन बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अब हमारे पास इनफ एविडेंसेस है इस बात को बिलीव करने के लिए कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इसी मोड से होता है जिस तरह से जेडी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बता रहे हैं। अब जो टॉपिक बोलता है वो ये बोलता है एंजाइम्स एंड मशीनरी। एंजाइम्स एंड मशीनरी किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों? ये एक्सप्लेन करने जा रहा है हाउ को। हाउ को मतलब सर आपने बता दिया डीएनए जो है ये स्ट्रक्चर है, डीएनए को रेप्लिकेशन जो होगा वो इस मोड से होगा, इसको प्रपोज किया गया इन साइंटिस्ट ने, होगा इस समय, वेन वाली बात भी समझ गए, कैसे, हाउ, कैसे। अब मशीनरी क्या है, होता कैसे है, ये अलग कैसे होते हैं, ये तो स्टेबल है, दोनों के दोनों जो डीएनए है वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स में पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो फिर अलग कैसे हो रहे हैं? इस कैसे वाली बात को एनसीईआरटी सिर्फ 1.5 पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें पूरा एक बहुत ही बड़ी कहानी है। तो उस कहानी को मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और एंड में क्वेश्चन भी करूंगा, और उम्मीद है सारे क्वेश्चन सबसे बनेंगे। एंजाइम्स एंड मशीनरी। एंजाइम्स एंड मशीनरी का मतलब है जो मशीनरी का मतलब है जैसे भाई हम बात करते हैं कि फैक्ट्री में मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी लगती है अपने को। उसी तरह से डीएनए को रेप्लिकेट यानी नया डीएनए बनाने के लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए सेल में, और क्या क्या एंजाइम्स चाहिए। तो मैं सारे एंजाइम एक साथ लिखता हूं, सबके फंक्शन लिखता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सबसे एनसीईआरटी लिखते, देखो एनसीईआरटी कैसे शुरू करती है। डीएनए रेप्लिकेशन requires several set of catalyst या एंजाइम्स। सेट ऑफ एंजाइम लगते हैं, एक भी नहीं, several set of catalyst या एंजाइम लेकिन इसमें से जो मेन एंजाइम है उसके बारे में हमें बहुत फोकस पे पढ़ना है। तो मैं सारे एंजाइम को एक एक करके लिखता हूं। उस एंजाइम को एक एक करके लिखने से पहले मैं इस बात को रिपीट करता हूं, देखो क्या लिख रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड सेवरल सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, यानी कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए सिर्फ एक एंजाइम नहीं, कई सारे एंजाइम लगते हैं। वो कई सारे एंजाइम क्या है और सबका क्या क्या फंक्शन है उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो सबसे पहला एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है हेलिकेस। इसको हम डीएनए हेलिकेस भी बोलते हैं, या डीएनए हेलिकेस, आप हेलिकेस भी बोल लो। देखो इसका फंक्शन क्या है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, कि अगर मैं ये कहता हूं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या कहता है कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं ये अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि ये सेपरेट, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक केमिकल बॉन्ड है उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि सबसे पहले इनको सेपरेट करने के लिए हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता होगा, तभी ये सेपरेट हो सकते हैं। तो हेलिकेस वही काम करता है। डीएनए हेलिकेस का क्या काम क्या है? ये सेपरेट्स, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, सेपरेट्स टू डीएनए स्ट्रैंड्स, दो डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, अलग करता है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, अलग करता है। यानी कि हमें यह बात समझ में आएगी कि ये ब्रेक करता होगा, तोड़ता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता होगा, ठीक है? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे जानने वाली, एनसीईआरटी बोलती है कि सिंस द लॉन्ग पॉलीमर लाइक डीएनए, long polymer like DNA cannot be separated in its entire length, DNA replication begins with a small opening, क्या मतलब है इस बात का? क्या कह रहा है? विद डीएनए बहुत बड़ा पॉलीमर है। आपको ये बात समझ में आती होगी कि एक स्टेबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये बोलता है इतने बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, एक साथ इतने बड़े पॉलीमर को तोड़ना एक साथ आसान नहीं है। हेलिकेस भले ही हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, लेकिन ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को एक साथ नहीं तोड़ सकता। इसीलिए द लॉन्ग पॉलीमर, जैसे कि डीएनए,
सेपरेट नहीं हो सकते अपनी एंटायर लेंथ पे। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन एक छोटी सी ओपनिंग से शुरू होता है। छोटी सी ओपनिंग का नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूं, मान लेते हैं ये डीएनए 5' to 3' एंड दिस इज 3' to 5', दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। हम बोल रहे हैं भाई इस डीएनए मॉलिक्यूल को ओपन करना। ओपन क्यों करना, जैसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड कहता है भी दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कहती है पूरे को एक साथ नहीं कर सकते सेपरेट, तुम्हें एक छोटी सी जगह से इसको खोलना शुरू करना है, छोटी स्मॉल ओपनिंग। जिस जगह से ओपनिंग शुरू होगी उस जगह का नाम है ओरिजिन, किसका, रेप्लिकेशन का, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है रेप्लिकेशन। हाँ, तो जो हेलिकेज होता है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करता है। अच्छा, कोई बच्चा इसको गैस कर सकता है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या चीज होगी? सर ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, क्या हम इसको रट्टा लगा लें कि ओरिजिन होगी, रेप्लिकेशन होगा, एक जगह होगी जहां से ओरिजिन हो सकता है? आई डू नॉट नो हाउ मच ऑफ दिस इज गोइंग टू मेक सेंस टू यू, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूं। देखो, ये जो हेलिकेज है ये एंजाइम है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि हो सकता है कि इस पूरे डीएनए पॉलीमर में कुछ सीक्वेंस है, मान लेते हैं वो 4 न्यूक्लियोटाइड का, 10 का है, 20 का है, 30 का, एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को ये पहचानता है। मतलब क्या है इस बात का, हेलिकेज कहीं बाइंड हुआ, मान लेते हैं वो सीक्वेंस ये है ट्रिपल जी। तो ये हेलिकेज क्या करेगा, मान लेते हैं यहां बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद ये मूव करता हुआ जाता है, मूव करता हुआ जा रहा है। अब जैसे ही इसे ये ट्रिपल जी सीक्वेंस मिल गया, इसे समझ में आ गया कि मुझे यहीं से ओपन करना है। जैसे ही इसे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और कुछ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है। उस पूरे डीएनए के स्ट्रैंड में, पूरे डीएनए के चेंज में जो सीक्वेंस को ये हेलिकेज नाम का एंजाइम पहचानता है कि सर मुझे ये वाला जो सीक्वेंस है यहीं से ओपनिंग शुरू करनी है। अब एक खास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हेलिकेज जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बैठेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, जहां से ओपनिंग शुरू होगी। सर ओपनिंग कहीं से शुरू क्यों करनी है? एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि पूरे डीएनए को भाई एक साथ नहीं खोल सकते, तो नहीं है इतनी एनर्जी, तो इसीलिए इसको एक छोटी सी ओपनिंग से शुरू करना है। तो वो ओपनिंग रैंडम होगी क्या? नहीं, ओपनिंग एक स्पेसिफिक जगह पे होगी, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से होगी। उस सीक्वेंस को कौन पहचानेगा? हेलिकेज। तो हेलिकेज उस सीक्वेंस में बाइंड करेगा और उस सीक्वेंस से डीएनए को ओपन करना शुरू करेगा। ओपन क्यों करना है सर? सेमी कंजर्वेटिव मोड कहता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई जो हेलिकेज जब इसको ओपन कर रहा होगा तो हेलिकेज इस 5' एंड की तरफ इसको मूव करता हो जाएगा। मान लेते हैं भाई हेलिकेज यहां पे बाइंड हुआ, बैठा, और बैठने के बाद इसकी ओपनिंग की जो डायरेक्शन होगी वो 5' की तरफ होगी। यानी क्या मैं मान सकता हूं कि जब मैं एक डीएनए को देख रहा हूं रैंडमली जिसपे हेलिकेज बैठा है, तो वो कुछ हमें इस तरह का दिख रहा होगा, इस तरह का दिख रहा होगा। इसकी जो ओपनिंग होगी, मान लेते हैं ये ओपनिंग करनी शुरू करी, दिस इज 5' to 3', दिस इज 3' to 5'। क्या बोल रहा हूं मैं? हेलिकेज मूव टुवर्ड्स 5' की तरफ मूव करेगा, मूव्स टुवर्ड्स 5'। तो क्या हम मान सकते हैं टुवर्ड्स 5', क्या हम मान सकते हैं कि हेलिकेज, मान लेते हैं ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, एक बार ओपनिंग इधर करता हुआ जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक ओपनिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, और 5' की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक ओपनिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। क्या हम मान सकते हैं बच्चों ये? क्या ये इतना मुश्किल है समझने के लिए? बिल्कुल नहीं है सर। हेलिकेज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बैठा, बैठने के बाद वो ओपनिंग शुरू कर रहा है। तो क्या हम देख सकते हैं हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से खुलना शुरू हुआ है। अब अगर मैं आपको एक बढ़िया सिनेरियो दूं और मैं आपको बोलूं, अगर मैं इस रेप्लिकेशन बबल जो मुझे मिल रही है, बबल जैसा स्ट्रक्चर जो मिल रहा है, अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली एक लाइन ड्रॉ करके इसको बीच में से काट दूं, एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करके बीच में से काट दूं, तो मुझे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, चम्मच के जैसा, फोर्क के जैसा। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, जो हमारी एनसीईआरटी हमें बना के देती है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो आप रेप्लिकेशन फोर्क देखो एक बार, आप समझ पा रहे हो कांटे वाली चम्मच क्यों बन रही होगी? ऐसे बने, ऐसे ओपनिंग होगी हेलिकेज, कहीं से ओपन करेगा। मैंने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करी बीच से और मैं एक चम्मच को पढ़ रहा हूं, तो ऐसी कितनी फोक बनेगी? ऐसी फोक बनेगी 2। तो हम एक फोक को समझ रहे हैं। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? देखो मैं फिर से बताता हूं, हम बात करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन की एंजाइम एंड मशीनरी को, यानी कितनी मशीनरी, कितने एंजाइम चाहिए। एनसीईआरटी शुरू करती है भी सेवरल सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए, बहुत बड़ा सेट है एंजाइम का। तो बोलता है भी पहला एंजाइम, ये एनसीईआरटी में नहीं है एंजाइम, लेकिन 2017 नीट में क्वेश्चन आया था, समझना बहुत जरूरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली बात से।
तो बोलता है भाई हेलिकेज हेलिक्स को तोड़ता है, डीएनए हेलिकेज को तोड़ता है, डीएनए हेलिक्स को तोड़ता है हेलिकेज। तो हेलिक्स को तोड़ता है तो यानी सेपरेट करता होगा दो डीएनए स्ट्रैंड को। सेपरेट क्यों करना है, वाटसन क्रिक कह रहे हैं, प्रूफ भी हो गया है। ब्रेक करता होगा यानी दो स्ट्रैंड कब सेपरेट होंगे, जब उनके बीच के बॉन्ड टूट जाए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता होगा। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को एक साथ तोड़ देता है क्या, नहीं, ये सिर्फ क्योंकि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है पूरे लेंथ पे सेपरेट नहीं हो सकता, इसलिए इसे छोटी सी ओपनिंग से शुरू करना है। वो ओपनिंग क्या रैंडम है सर, नहीं, उस ओपनिंग का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस है जो हेलिकेज पहचानता है, वहीं से ओपनिंग शुरू करता है। तो मान लेते हैं यहां के हेलिकेज का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ रहा है, हेलिकेज एक बार इधर से, एक हेलिकेज इधर से ओपनिंग करता हुआ जा रहा है, 5' की तरफ भाग रहा है, और एक हेलिकेज इधर 5' की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसमें एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करूं इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बीच में, तो मुझे एक कांटे वाली चम्मच जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। रेप्लिकेशन होने के लिए एक फोर्क क्रिएट होगी। तो मुझे समझ में आता है ऐसे वाई शेप्ड फोर्क दो क्रिएट होती होंगी। हमारी एनसीईआरटी एक फोर्क से समझाती है, तो मैं भी एक ही फोर्क को समझाऊंगा। तो पहला एंजाइम था हेलिकेज। दूसरा एंजाइम, पहले एंजाइम की मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है। दूसरा एंजाइम, सेकेंड एंजाइम है SSB एंजाइम। क्या इसको प्रोटीन है, वैसे एंजाइम्स आर प्रोटीन ओनली। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और कुछ नहीं है, जैसे हम समझने ही जा रहे हैं कि मैं एक रेप्लिकेशन फोर्क बनाता हूं, दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क। अब मैं एक ही रेप्लिकेशन फोर्क को समझ रहा हूं जो कि कैसे क्रिएट हुई, हेलिकेज के बाइंड करने की वजह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये फोर्क क्रिएट हुई। तो दिस इज 5' 3' एंड दिस इज 3' to 5'। ठीक है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज 5' to 3', दिस इज 3' to 5', ऐसी एक फोर्क क्रिएट हो गई है बीच में। तो इस फोर्क पे मान लेते हैं हेलिकेज बाइंड है, हेलिकेज बाइंड है, इस फोर्क के ऊपर हेलिकेज बाइंड है जो 5' की तरफ ओपनिंग करता हुआ जा रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, याद करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स में लिखता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। तो कई बच्चे सवाल पूछेंगे, सर अगर हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड के, दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखें, दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करें। तो इन सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या रोल है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं कि हेलिकेज से ओपनिंग करने के बाद, क्या मैं मान सकता हूं अब ये वाला हिस्सा सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कोई है ही नहीं, ये वाला हिस्सा डबल स्ट्रैंड है, हेलिकेज इसको तोड़ चुका है तो मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब ये SSB इस डीएनए हेलिक्स को, जहां से हेलिकेज ने तोड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में रखेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में रखेगा। कीप्स डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रखेगा सर। कहां से, जहां से हेलिकेज उसको तोड़ चुका है। ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा जो एंजाइम है वो बड़ा खास एंजाइम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका, और तीसरे एंजाइम का नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज या डीएनए जाइरेज भी बोलते हैं इसको, डीएनए टोपोआइसोमरेज या फिर डीएनए जाइरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज या फिर डीएनए जाइरेज। डीएनए टोपोआइसोमरेज या डीएनए जाइरेज, इसका काम तो ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है ज्यादा, लेकिन हम इसको समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं बस, कि अगर मैं सोच के देखो एक रस्सी है, वो रस्सी ऐसे कॉइल हो रखी है, डीएनए भी तो ऐसे कॉइल्ड है ना, तो सोच के देखो अगर मैं किसी रस्सी को ऐसे खींचता हूं, ऐसे ओपनिंग ऐसे हो रही है ना, तो क्या हम मानते हैं कि इधर एक सुपर कॉइलिंग टेंशन क्रिएट होगी? अगर मैं एक रस्सी को ऐसे खोल रहा हूं और वैसे उलझी हुई है पीछे से, तो वो और उलझती जाएगी, यानी चांस है कि इसके अंदर एक सुपर कॉइलिंग, कॉइल पहले से ही है, इसके अंदर एक सुपर कॉइलिंग क्रिएट हो, और उस सुपर कॉइलिंग की वजह से हो सकता है डीएनए डैमेज हो जाए। तो उस सुपर कॉइलिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन से तोड़ने के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ओपन कर रहे हैं उसके ऑपोजिट की तरफ, ऑपोजिट साइड की तरफ एक सुपर कॉइलिंग क्रिएट हो रही है। उस सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज या डीएनए जाइरेज। तो क्या लिखता हूं, बस एक बात लिखता हूं इसके बारे में, ब्रेक सुपर कॉइलिंग, ब्रेक सुपर कॉइलिंग। कॉइल तो ये पहले से ही है, सुपर कॉइलिंग, ठीक है सर। हाँ, अब जो फोर्थ एंजाइम, सर पूरी कहानी बता दी आपने, मेन एंजाइम तो बता नहीं, डीएनए कौन बनाएगा? ये तो ओपन कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में रख दिया, सुपर कॉइलिंग तोड़ दिया, एंजाइम कौन बनाएगा? अब लिखना है यहां पे जो फोर्थ एंजाइम है, जो कि सबसे मेन एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इस नाम में, जैसे जनता बोलती है सर नाम में क्या रखा है भाई,
नाम में क्या रखा है, जैसे कहीं भी है ना, अभी कहीं पुराने जमाने से कहावत चलती आती है कि नाम में क्या रखा है, नाम बेटा नाम में ही सब कुछ रखा है। देखो इसी के नाम में सब कुछ है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या हम इसके नाम से गेस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल गेस कर सकते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के, यूजेस डीएनए एज टेम्पलेट, यूजेस डीएनए एज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए डीएनए को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करता है। फिर से मैं चाहूंगा बच्चों आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मैंने आपको एक बात बताई है। डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मोड बाय वाटसन एंड क्रिक कहता है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, एक दोनों के दोनों एक्ट करेंगे टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन हो जाने के बाद हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक टेम्पलेट और एक न्यू, एक टेम्पलेट और एक न्यू। यानी क्या मतलब है इस बात का, एक स्ट्रैंड जो अलग हुआ है उसको टेम्पलेट मान के ही नया स्ट्रैंड बना सकता है, यानी यूजेस डीएनए एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए का पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए से पॉलीमर, तो किसका पॉलीमराइजेशन कर रहा होगा सर में, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कर रहा होगा, स्पेसिफिकली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कर रहा होगा। यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को लाइन से जोड़ता है, और दो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को लाइन से जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए, कौन सा बॉन्ड चाहिए, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए, कौन सा बॉन्ड चाहिए, यस सर, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए चाहिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता होगा। देखो लिखा ना, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए को टेम्पलेट मान के डीएनए की ही पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड को लाइन से लगाता है। न्यूक्लियोटाइड को लाइन से लगाने के लिए ये बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो लिखता हूं दिस इज मेन एंजाइम, सारी बातें एनसीईआरटी की लिखता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। दिस इज मेन एंजाइम, मेन एंजाइम का मतलब है सेवरल सेट ऑफ एंजाइम चाहिए, बात करी थी, उसमें से मेन ये है क्योंकि यही पॉलीमराइजेशन करेगा। मेन एंजाइम फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, forms a phosphodiester bond between two nucleotides, phosphodiester bond between two nucleotides, between two nucleotides, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता होगा। between two nucleotides, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। यस सर, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है नॉट ओनली डू दिस एंजाइम हैव टू बी फास्ट, enzyme has to be fast, not only do these enzymes have to be fast, but they also have to catalyze, they also have to catalyze polymerization with high accuracy, क्या मतलब है इस बात का? मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की, कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं करा, जो ऐड करा है एक दो एंजाइम वो मैंने बता दिए। ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बोलती है नॉट ओनली डू दिस एंजाइम्स हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी क्या है इस बात का मतलब, यहां पे हमारे दो बातें हमारे फोकस में होनी चाहिए। पहली बात फोकस में होनी चाहिए कि हमारा जो पॉलीमराइजेशन है वो फास्ट होना चाहिए। फास्ट क्यों होना चाहिए? उसका एनसीईआरटी हिंट दे रही है कि भाई जो ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया, छोटा सा सिंगल सेल, ये 20 मिनट में डबल हो जाता है, उसमें से ये 18 मिनट लेता है बस अपने डीएनए को डबल करने के लिए, और इसके डीएनए में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, इसके डबल करना है इसको 18 मिनट में। यानी एनसीईआरटी लिखती है अप्रोक्सीमेटली इसको 2000 बेस पेयर हर सेकंड में बनाने हैं। तो ये फास्ट बता रहा है, बहुत तेज तेज करना पड़ेगा इसको। तेज तेज क्यों करना पड़ेगा भाई? 18 मिनट में इतना बड़ा डीएनए 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, इसको दुगने डबल करने हैं। फिर एक्यूरेसी, सर एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी अगर कोई गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी एक्यूरेसी मतलब 4.6 पहले सीक्वेंस से लेकर 4.6 इंटू 10⁻⁶ सीक्वेंस तक इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें रेप्लिका कॉपी बनानी है।
गलती होगी तो क्या होगा, तो बोलता अगर मिस्टेक हो गई है, नहीं मिस्टेक, एक्यूरेसी ना हुई, मिस्टेक, तो म्यूटेशन हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो भैया एंजाइम, फोर्थ एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डीएनए पे डिपेंड होकर, डीएनए को टेम्पलेट मान के, एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के दूसरे स्ट्रैंड को बनाता है। यूजेस डीएनए एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए। पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन कर रहा है डीएनए की। डीएनए किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड को लाइन से लगाता होगा। लाइन से लगाने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड कौन सा होता है दो न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सर फॉस्फोडाइस्टर के लिए तो एनर्जी चाहिए, कहां से आएगी, एनर्जी घर से लाएगा, फिर से मैं तुम्हें बताता हूं। दो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट हो सकते हैं, कितने फॉस्फेट हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 फॉस्फेट। लेकिन वही न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो हर न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट हो सकते हैं, एक एक फॉस्फेट। हर एक न्यूक्लियोटाइड से जो 2 फॉस्फेट निकलेंगे वो एनर्जी देंगे। ठीक है सर, हम बात करने जा रहे हैं 5वां एंजाइम, या फिर इसके बारे में कुछ डिटेल और एनसीईआरटी पहले बताती है, हम उस डिटेल्स को समझते हैं। हाँ, एनसीईआरटी लिख रही है भाई, अगर मैं आपको इसके टाइप बताऊं, थोड़े से टाइप्स, कितने टाइप का होता है, तो इतना बस छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा। प्रोकैरियोट में ये डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का है। अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर में सब कुछ रोल समझ में आ जाएगा। पहले मैं मशीनरी की बात कर रहा हूं, ये मशीनरी काम कैसे करती है भी समझ में आ जाएगा। प्रोकैरियोट में पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 ऐसे बात करते हैं, पॉल फर्स्ट, पॉल सेकंड, पॉल थर्ड। यूकैरियोट में ये 3 प्रकार का होता है, सॉरी 5 प्रकार का होता है। यूकैरियोट्स में ये 5 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, बस इतनी बात करनी, ज्यादा नहीं। जो एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी 2000 बेस पेयर पर सेकंड स्पीड बताने की कोशिश कर रही है, वो ये एंजाइम है, पॉलीमरेज थर्ड। ये मेन एंजाइम होता है प्रोकैरियोट का, रेप्लिकेज, इसकी है वो स्पीड, बाकी की इससे कम होती है। रेप्लिकेज, इसकी स्पीड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकंड, बेस पेयर पर सेकंड। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, जो 2 स्ट्रैंड अलग हुए हैं, 5 to 3 एंड 3 to 5, इसके ऑपोजिट में यहां जो सीक्वेंस आ रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं यहां पे सीक्वेंस आ रहा है, यहां पे सीक्वेंस आ रहा है ए, यहां पे आ रहा है टी, तो इसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड बनाएगा, उसको स्ट्रैंड पे ऑपोजिट पहला सीक्वेंस, इसको टेम्पलेट मान के इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, यानी जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका पहला सीक्वेंस इस ए के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, यानी टी बनेगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे ए बनेगा। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, ये जो टी और ए होंगे ये तो न्यूक्लियोटाइड है, अब ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज क्या खुद बना रहा है, अपने घर से ला रहा है वो बना के? ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, हो सकता है आपके दिमाग में भी है ये, तो आपको मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। डीएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड को नहीं बना सकता, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ इन न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन कर सकता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज असल में कर क्या रहा है, तो आप बोलोगे सर ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को उठाता है, उठा के उन्हें लाइन से जोड़ता है। कौन से न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और किस सीक्वेंस में जोड़ेगा ये डिपेंड करेगा इसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड में। यानी कि अगर यहां पे ए आ रहा होगा इस स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में डीटीटीपी वाले को उठाता होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार और रिपीट करता हूं, मेरी बात बिल्कुल कान खोल के सुनेंगे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को नहीं बना सकता। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को उठा के उन्हें सीक्वेंस में जोड़ सकता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन से न्यूक्लियोटाइड को उठा के किस सीक्वेंस में जोड़ेगा यह डिसाइड हो रहा होगा उसके बगल में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड ए है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड होता है टी, वो उठा के लाइन से जोड़ रहा होगा। यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इस नए स्ट्रैंड की पॉलीमराइजेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो न्यूक्लियोटाइड्स को उठा उठा के जोड़ता है, पॉलीमराइजेशन करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, और उठाने का सीक्वेंस क्या होगा? वो सीक्वेंस डिसाइड हो रहा होगा इसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड से। यानी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं मैं? बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी कहानी दे रखी है क्या, या पढ़नी है? बिल्कुल पढ़नी है। कहानी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपसे मैं पूछता हूं कि जो इसका सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट यानी ये जो एंजाइम है
ये किसके ऊपर काम कर रहा होगा? तो आप मेरे को आंख बंद करके बता सकते हो। एनसीईआरटी बोलती है इनके सबस्ट्रेट होंगे डीएनटीपी। अब मैंने आज आपको क्लास के पहले ही पोर्शन में, पहले ही शुरू इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी, डीएनटीपी कितने डीएनटीपी, 2 सेकंड का समय है बस सोचना और मेरे को बताना कितने डीएनटीपी जो होंगे इसके सबस्ट्रेट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है डीएनटीपी इसका सबस्ट्रेट? डीएनटीपी इसका सबस्ट्रेट हो सकता है, पहला सबस्ट्रेट हो सकता है इसका डीएटीपी, दूसरा सबस्ट्रेट हो सकता है डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। क्या मेरी बात चमक रही है थोड़ी सी भी? देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल गौर से मेरी समझनी पड़ेगी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं कर सकता। ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को उठा के उनको पॉलीमराइज कर सकता है, जोड़ सकता है। पॉलीमराइजेशन करने के लिए कौन से न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा ये डिपेंड करेगा उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है। यानी मैं ऐसा मान सकता हूं कि यही 4 न्यूक्लियोटाइड इसके सबस्ट्रेट होंगे। लेकिन एनसीईआरटी यहां तक नहीं रुकती। एनसीईआरटी कहती है इन डीएनटीपीस के डुअल पर्पस हैं, एक भी नहीं, डुअल पर्पस है। तो पहला पर्पस क्या हुआ? एनसीईआरटी बोलती है पहला पर्पस तो ये इसके सबस्ट्रेट है, ये फर्स्ट पर्पस है। पहला पर्पस क्या हुआ बच्चों? ये इसका सबस्ट्रेट है। किसका सबस्ट्रेट है ये? सर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्यों? इसी को यूज करके नया डीएनए बनेगा, और यूज कौन करेगा? पॉलीमरेज, यानी उसका सबस्ट्रेट हुआ। फिर एनसीईआरटी लिखती है जो मैंने आज तुम्हें बात बताई थी, जो शायद तुम अभी तक इग्नोर करके बैठे हो, जो एनसीईआरटी में लिखी है, बोलता है 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स, 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स, टर्मिनल आखिरी वाले फॉस्फेट जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट हैं, ये एनर्जी देंगे पॉलीमराइजेशन के लिए। अबे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? सर 2 ही फॉस्फेट क्यों, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट हो सकते हैं। वही न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो उससे 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। तो वही 2 टर्मिनल फॉस्फेट हर एक न्यूक्लियोटाइड से एनर्जी देंगे। क्या, किसके लिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। 2 टर्मिनल फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, एनर्जी देंगे, एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी देंगे। अब इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की दुविधा है इसके पास। दुविधा क्या है? इसकी 2 ड्रॉबैक्स हैं, 2 लिमिटेशंस हैं। ड्रॉबैक्स तो नहीं कहूंगा मैं, 2 लिमिटेशंस हैं। 2 लिमिटेशंस ऑफ पॉलीमरेज, यानी 2 लिमिट के अंदर ही काम कर सकता है। इसको 2 लिमिट अगर पूरी हो जाए तभी ये काम कर पाएगा। 2 लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन क्या है कि इसकी पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन है, वो 5 to 3 है। पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन इज 5 to 3 यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये नए डीएनए को सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में ही बना सकता है। ये लिमिटेशन है इसकी, इसी लिमिट में काम कर सकता है। दूसरा, कैन नॉट, ये एनसीईआरटी लिखती है और नीट का बिल्कुल हॉट टॉपिक, बिल्कुल क्वेश्चन, एनटीए का बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक, कैन नॉट स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। ये तो सर बहुत दुविधा हो गई। कैन नॉट स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस, शुरू ही नहीं कर सकता, तो करेगा कौन? कैन नॉट स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। स्टार्ट यानी इनिशिएट नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कहा नहीं बना सकता, बना नहीं सकता तो ये क्यों बना, फिर कौन बनाएगा? कैन नॉट स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। दोनों बातों में फर्क है, बहुत धैर्य से सुनना। धैर्य से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है धैर्य से। तो आपको धैर्य से मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये बोलता है इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के 2 लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है इन्हीं 2 लिमिट्स के अंदर वो काम कर सकता है। वो सीमाएं हैं उसकी, उन सीमा के पार वो काम नहीं कर सकता। पहली सीमा क्या है कि वो पॉलीमराइजेशन करेगा तो सही, पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन सिर्फ इस डायरेक्शन में करेगा। वो बोलता है मैं इसी डायरेक्शन में काम करूंगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर सकता। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो ये है कि ये डीएनए सिंथेसिस को शुरू से शुरू नहीं कर सकता। सेल में कोई ऐसा पॉलीमरेज है ही नहीं। कितने भी पॉलीमरेज हो गए, कितने पॉलीमरेज हो गए? देखो मैंने यहां पॉलीमरेज लिखे, कितने पॉलीमरेज हो गए? यूकैरियोट में 5, प्रोकैरियोट में 3, 8 टाइप के पॉलीमरेज हो गए। इनमें से कोई भी डीएनए सिंथेसिस को शुरू से शुरू नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा सर? कोई तो शुरू करेगा। तो वहीं पर हमारा जो 6th एंजाइम है वो रोल प्ले करता है। वो आता है प्ले में, पिक्चर में। कौन से नंबर का एंजाइम है? 5th एंजाइम, पार्डन मी, 5th एंजाइम। आर 5th एंजाइम इज, जो कि 5वां एंजाइम है जो इसको शुरू करने में हेल्प करेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 5वें एंजाइम का नाम है
प्राइमेज, प्राइमेज जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब कई बच्चे ये सवाल करेंगे कि सर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही क्यों? आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, या आरएनए पॉलीमरेज कहां से आ गया, ये कहां से ले आए सर आप? तो अभी आपको थोड़ी देर में सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बिल्कुल ये बात क्लियर कर दूंगा। मैं सिर्फ मशीनरी लिख रहा हूं पहले, तो मैं लिखता हूं ये प्राइमर इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये शुरू से डीएनए नहीं बना सकता। शुरू से नहीं बना सकता तो क्या करेगा? ये चाहता है कि इसको, ये जो दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक 5 to 3 और एक 3 to 5, इनको जब ये डीएनए बना रहा होगा तो यहां से शुरू से डीएनए सिंथेसिस शुरू नहीं कर सकता। यानी ये पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये उठा के जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि इसको कुछ एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बना हुआ चाहिए। वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है जनरली, अगर वो बना हुआ मिल गया, सिर्फ ये उसी में न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की दो प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम कि इसकी पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगा 5 to 3, और दूसरा पॉलीमराइजेशन के लिए इसको पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ना नहीं आता, शुरू से न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकता, चाहे ये स्ट्रैंड हो चाहे ये स्ट्रैंड हो। यानी कि इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए होगा। सीक्वेंस, जो सीक्वेंस चाहिए होगा वो इनिशियल सीक्वेंस होता है आरएनए का सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस। अभी बच्चों के मन में बहुत सवाल है, मुझे पता है बच्चे सोच रहे होंगे सर आरएनए सीक्वेंस क्यों, डीएनए सीक्वेंस क्यों नहीं, डीएनए में आरएनए क्या काम कर रहा है? आरएनए सीक्वेंस जो 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है, सोच के देखो आरएनए सीक्वेंस कौन बना रहा होगा? डीएनए को टेम्पलेट मान के, डीएनए डिपेंडेंट टेम्पलेट मान के आरएनए की पॉलीमराइजेशन कर रहा होगा एक सीक्वेंस। अब जो तुम्हारे मन में सवाल है कि सर डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए का क्या काम, अगर तुमने मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनी थी तो तुम इस बात को खुद आंसर कर सकते हो। मैंने तुम्हें बताया सेल में आज तक कोई ऐसा पॉलीमरेज नहीं बना जो डीएनए सिंथेसिस को शुरू से शुरू कर ले। तो अगर तुम बोलते सर इसमें आरएनए प्राइमर नहीं, प्राइमर समझते हो कि नहीं समझते हो? प्राइमर का मतलब जैसे आप घर में अपन पेंट कराते थे ना, तो उसमें बोलते थे भैया प्राइमर मार दे, प्राइमर मार दे, पुट्टी लगा दे, उसके ऊपर पेंट करेंगे। तो प्राइमर मतलब क्या है? एक छोटा सा सीक्वेंस है। वो छोटा सा सीक्वेंस ऐसे क्यों चाहिए? शुरू नहीं कर सकता, ये लिमिटेशन है उसकी। तो सर वो छोटा सा सीक्वेंस डीएनए प्राइमर क्यों नहीं है, आरएनए प्राइमर क्यों है? अरे गधो, डीएनए प्राइमर भी तो शुरू से शुरू होगा। डीएनए प्राइमर का मतलब क्या होगा? डीएनए का सीक्वेंस। और डीएनए प्राइमर हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों सर? अबे डीएनए प्राइमर को भी तो कोई पॉलीमरेज बनाएगा। मैंने क्या बोला? कोई पॉलीमरेज बना ही नहीं आज तक जो सिंथेसिस को शुरू कर ले। इसलिए इसको एक आरएनए प्राइमर चाहिए। और यहीं पे एनसीईआरटी की बात लिखती है, एनसीईआरटी बात बोलती है, और मैं उस बात को और इंपॉर्टेंस देके बताता हूं, जो कि बोलता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। देखो हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए अपनी रेप्लिकेशन के लिए इस पे डिपेंडेंट है, पॉलीमरेज पे। तो ये ना होता, आरएनए ना होता, आरएनए प्राइमर ना होता, आरएनए पॉलीमरेज ना होता, तो डीएनए अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर पाता। कहने के लिए जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए। तो हम बोलते हैं भाई जो प्राइमेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? अगेन आप आंसर को समझ जाओगे। डीएनए को टेम्पलेट मान के एक इनिशियल आरएनए का सीक्वेंस देगा। वो इनिशियल आरएनए का सीक्वेंस क्यों चाहिए? क्योंकि सर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज शुरू से डीएनए सिंथेसिस को शुरू नहीं कर सकता, कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। तो इनिशिएट नहीं कर सकता तो कौन करेगा? एक इनिशियल सीक्वेंस बना के दे दो, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, और भी सवाल होंगे सर भी बाद में क्या होगा इस सीक्वेंस का, वो बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, चलो हम बात करने जा रहे हैं प्राइमेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इनिशियल सीक्वेंस देता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक आरएनए सीक्वेंस दे देता है शुरू में। अब तू जाके भी डीएनए पॉलीमरेज को बोलता है ठीक है, तो अभी इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, तुझे मैंने बना के दे दिया, एक प्राइमर लगा के दे दिया, अब तू डाल इसमें न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में डालेंगे? किस सीक्वेंस में डालेंगे? सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड होगा ऑपोजिट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ रहा होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज नहीं करेगा, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन करेगा। यानी क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? देखो ध्यान से सुनना। चलो अब मैं इस बात को समझता हूं और थोड़ा। 6th एंजाइम है डीएनए लाइगेज। इसका रोल मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि इसका रोल क्या होता है। बस यहीं पे एंजाइम खत्म है सारे। अब हम समझने जा रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक, प्रोसेस। देखो मैं एक बार एंजाइम को रिपीट कर देता हूं, तुम्हें सारी चीज समझ में आ जाएगी। हमारे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम मशीनरी क्या लगेगी। उससे पहले हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में अपने रिसर्च पेपर में यह बात लिखी कि प्रपोज की कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, दोनों टेम्पलेट की तरह करेंगे टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड।
तो कई सवाल मन में आए कि भी ये अलग कैसे होंगे। पहले तो खुद बोल रहे हैं स्टेबिलिटी होती है इनको, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी देता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे क्या? तो इस बात को एनसीईआरटी थोड़ा बताने की कोशिश करती है कि इसकी एंजाइमेटिक एंजाइम्स और मशीनरी क्या है, कौन से एंजाइम है जो मिलकर काम कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है डीएनए रेप्लिकेशन किसी एक एंजाइम का काम नहीं है, सेवरल सेट ऑफ एंजाइम लगते हैं, बहुत सारे एंजाइम, सेट ऑफ एंजाइम्स, कैटलिस्ट लगते हैं। तो पहला एंजाइम है हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज वो एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स को तोड़ रहा होगा। अगर मुझे डीएनए हेलिक्स के 2 स्ट्रैंड को तोड़ना है तो मुझे वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा जो 2 स्ट्रैंड के बीच में आता है। वो कौन सा बॉन्ड है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता होगा। सर डीएनए तो बहुत बड़ा पॉलीमर है, क्या सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे? नहीं टूट पाएंगे। तो एनसीईआरटी बोलती है सिंस डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है और कुछ लिमिटेशंस है सेल के पास कि इतने बड़े पॉलीमर को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता, वो सेपरेट नहीं कर सकता इंटायर लेंथ पे, उसकी पूरी लेंथ पे, इसलिए एक छोटी सी ओपनिंग से शुरू होगा। उस ओपनिंग का नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो सर ये ओपनिंग कौन डिसाइड करता है? रैंडम होता है क्या ये? नहीं, ओपनिंग और कुछ नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर। उस पूरे डीएनए पॉलीमर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो हेलिकेज स्कैन करता हुआ जाता है। उसको जैसे ही वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलता है उसे समझ में आ जाता है मुझे यहीं से ओपनिंग शुरू करनी है। हेलिकेज जब ओपनिंग करेगा तो वो 5' की तरफ मूव करेगा, यानी मैं ऐसा मान सकता हूं जब हेलिकेज बाइंड करेगा तो मुझे ऐसे बबल सी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। उस बबल में एक बार हेलिकेज यहां ओपनिंग कर रहा होगा और एक बार हेलिकेज यहां ओपनिंग कर रहा होगा। अगर मैं इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसी फोर्क मिलेगी। इस फोर्क का नाम रेप्लिकेशन फोर्क है। चम्मच, तो ऐसी कितनी चम्मच मिलेंगी कांटे वाली? 2 सर। तो हमारी एनसीईआरटी 1 चम्मच को बता रही है, तो हम भी एक ही चम्मच को समझते हैं। हाँ, फिर दूसरा एंजाइम सर, जब डीएनए को जब हेलिकेज जब इसको ओपन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, तो इसको सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में रखने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए। उस प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए को उस जगह से सिंगल स्ट्रैंडेड रखता है जहां से उसे हेलिकेज तोड़ चुका है। डीएनए टोपोइसोमरेज जाइरेज क्या करेगा? जब ये ओपनिंग हो रहा है तो पीछे कॉइलिंग क्रिएट हो रही है, सुपर कॉइलिंग क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है। उस टेंशन को तोड़ने का काम करता है ब्रेक, सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करने का काम करता है डीएनए जाइरेज या डीएनए टोपोइसोमरेज। जो मेन एंजाइम है इनका, जो सारी कहानी हो गई, जो मेन एंजाइम जो डीएनए बनाएगा वो बनाएगा कैसे? उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं सर? डीएनए डिपेंडेंट का मतलब है ये सिर्फ डीएनए को, एक डीएनए के स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के नया डीएनए बना रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। किसकी पॉलीमराइजेशन? डीएनटीपीज की, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन कर रहा है। यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को नहीं बनाता, ये न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस में जोड़ता है। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड चाहिए? कौन सा बॉन्ड चाहिए? 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता होगा। सर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, डीएनटीपी को लाइन से जोड़ता जाता है। डीएनटीपी को कौन से डीएनटीपी को जोड़ेगा ये डिसाइड होगा इस स्ट्रैंड में कौन सा डीएनटीपी आ रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ेगा। अगर इधर जी आ रहा है तो ऑपोजिट में कौन सा डीएनटीपी आ रहा होगा? सी। ठीक है सर। तो एनसीईआरटी एक बात बोलती है, नॉट ओनली डू दिस एंजाइम्स हैव टू बी फास्ट बट दे आल्सो हैव टू पॉलीमराइज विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पहला तो फास्ट होना, कितना फास्ट सर? एनसीईआरटी बता रही भी ई कोलाई जो 20 मिनट में अपने सेल को डबल करता है, फिजन करता है, उसमें 18 मिनट खा जाता है बस इतने बड़े बेस पेयर को डबल करने के लिए। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसको 2000 बेस पेयर पर सेकंड बनाने, हर सेकंड में इतने 2000 बेस पेयर बनाने। यानी सोचो कितने गलती होने के चांस है, और अगर गलती होगी तो म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर बताता है भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप हैं। प्रोकैरियोट में 3 टाइप का होता है, 1 2 3। जो एनसीईआरटी बताना चाह रही है वो रेप्लिकेज मेन वाला पॉलीमरेज है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड स्पीड जिसकी दे रखी है। यूकैरियोट में 5 तरह का है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। फिर हमारे पास ये बात लिखी है, मैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, पूरी एनसीईआरटी रीड होगी, पूरी एनसीईआरटी आज तुम्हें पढ़ के जाना है। 2 लिमिटेशन है इसकी, 2 लिमिटेशन मतलब 2 लिमिट्स हैं, उसके बाहर रह के काम नहीं कर सकता। पहली लिमिटेशन है कि इसकी पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 है, इसी डायरेक्शन में बना सकता है, ये बोलता है मैं इसी डायरेक्शन में काम करूंगा। दूसरा, आप डीएनए सिंथेसिस को अपने आप से शुरू नहीं कर सकता। शुरू नहीं कर सकता तो फिर सर कैसे होगा? कौन करेगा शुरू? शुरू करेगा आरएनए प्राइमर। प्राइमर एक प्राइमेज, प्राइमेज कौन है? एक ऐसा खास तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए सीक्वेंस को बनाता है, डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के एक इनिशियल सीक्वेंस देता है। इनिशियल सीक्वेंस क्यों चाहिए सर? कोई पॉलीमरेज आज तक ऐसा बना ही नहीं जो खुद से बना ले। सिंथेसिस शुरू नहीं हो सकती, एक बार एक छोटा सा सीक्वेंस मिल जाए उसमें न्यूक्लियोटाइड होते जाएंगे, ये लिमिटेशन है। तो फिर आरएनए प्राइमरी क्यों चाहिए सर? वो प्राइमर जो है वो आरएनए क्यों चाहिए, डीएनए प्राइमर क्यों नहीं? मैंने तुम्हें क्या बताया, डीएनए प्राइमर भी तो एक इनिशियल सीक्वेंस होगा, वो डीएनए प्राइमर हो ही नहीं सकता। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डीएनए प्राइमर को भी तो कोई पॉलीमरेज बना रहा होगा, डीएनए पॉलीमरेज। मैंने क्या बोला, डीएनए पॉलीमरेज कोई ऐसा बना ही नहीं जो शुरू से बना ले, यानी एक इनिशियल आरएनए सीक्वेंस ही होगा। डीएनए लाइगेज का क्या काम है वो बताया। तो अब मैं आज समझने जा रहा हूं कि जो हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क है वो कुछ इस तरह की दिख रही है। मैं रेप्लिकेशन फोर्क, मैं देखो डायरेक्ट बताऊंगा फंक्शन, फिर मैं
बस खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में। देखो फिर बोलता है कि ये जो मैंने रेप्लिकेशन फोर्क बना रखी है, ये रेप्लिकेशन फोर्क कैसी बनी होगी, हमें समझ में आ रहा है। यहां पे हेलिकेज बाइंड किया होगा, हेलिकेज बाइंड कर जाने के बाद ये 5' की तरफ मूव कर रहा होगा, हेलिकेज मैं एच से लिख रहा हूं नाम, और यहीं पे एसएसबी बाइंड करे होंगे, एसएसबी जो इनको सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में रख रहे होंगे, एसएसबी। फिर अब क्या होगा, यहां पे टोपो आइसोमरेज इसकी कॉइलिंग को तोड़ रहा होगा। ठीक है सर, ये भी लिख दिया, इनकी कॉइलिंग को तोड़ दिया हमने, सुपर कॉइलिंग को। अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस डायरेक्शन में, देखो आपको ये समझ में आती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में डीएनए बनाएगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो 5' to 3' डायरेक्शन में, यानी 3 के ऑपोजिट, 3' के ऑपोजिट, 3' के ऑपोजिट 5' यहां पे वो एक आरएनए प्राइमर बना के दे दिया। मैं आरएनए प्राइमर को इस कलर से बना रहा हूं, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पे आएगा, यहां 3 है तो यहां क्या आएगा 5', ये आएगा 3'। यानी मैं इस बात को समझ सकता हूं कि एक 5' to 3' 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आरएनए प्राइमर जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तैयार करके दे रहा होगा। क्यों तैयार करने की जरूरत है सर, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज शुरू से शुरू नहीं कर सकता, तो उसको एक इनिशियल सीक्वेंस चाहिए। सर 5 to 3 वाला ही क्यों चाहिए, यही डायरेक्शन वाला क्यों चाहिए, क्या बताया था तुम्हें मैंने, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है, यानी 3' to 5' के ऑपोजिट इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा इस स्ट्रैंड पे। क्या मानते हैं हम इस बात को, यस। तो इस आरएनए प्राइमर ने सीक्वेंस दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने इस सीक्वेंस को इलोंगेट कर दिया। क्या मैं मान सकता हूं डीएनए जो पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कर तो रहा होगा, पॉलीमराइजेशन कर तो रहा होगा 5' to 3' डायरेक्शन में, और न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा होगा 3' में। 5 to 3 में बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड 3' में ऐड हो रहे हैं। क्या मान सकते हैं इस बात को, बिल्कुल मान सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा होगा 3' में, कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे इस डायरेक्शन, इस स्ट्रैंड पे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है बच्चों, आप मुझे बता सकते हो। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि क्या तुम इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी देख पा रहे हो, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5', इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5', यानी कि मैं डीएनए सिंथेसिस को यहां से इस डायरेक्शन में नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता सर, यहां पे ऑपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आएगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी 3', 5' के ऑपोजिट 3', और 3' to 5' नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की लिमिटेशन है। तो क्या हम मानते हैं कि हमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड पे, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे जो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू करनी पड़ेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब हमें प्राइमर इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, 5' to 3'। सर कैसे, इसी डायरेक्शन में क्यों, देखो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा मेरी बात पे, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा मेरी बात पे। अगर मैं इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करता हूं तो 5' के ऑपोजिट 3' आएगा, यानी मैं टेक्निकली ये कह रहा हूं इस 3' to 5' सिंथेसिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन में ही करेगा। तो अगर वो 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा तो मुझे प्राइमर इस डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, 5' to 3'। मानता हूं या नहीं मानता हूं इस बात को, ये आरएनए प्राइमर ऐड हो गया, मैंने आर लिख दिया इधर भी, यस सर बिल्कुल। अब जो डीएनए पॉलीमराइजेशन, अब डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए सीक्वेंस मिल गया, आरएनए प्राइमर मिला तो वो इस डीएनए को यहां से इलोंगेट करता जाएगा। क्या मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। अब मैं चाहूंगा आप 2 सेकंड लो और इस रेप्लिकेशन फोर्क को बिल्कुल ध्यान से देखो। हेलिकेज आया, हेलिकेज ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तोड़ा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट करी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे वो बाइंड किया होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन में रखा। डीएनए टोपोआइसोमरेज ऑपोजिट डायरेक्शन से सुपर कोइलिंग को तोड़ रहा है। आरएनए प्राइमर ने इनिशियल सीक्वेंस दिया 5' to 3' डायरेक्शन में, डीएनए पॉलीमरेज ने उसे इलोंगेट किया, यानी 3' में वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जा रहा है डीएनटीपी को उठा के। उठाने का सीक्वेंस क्या होगा, ऑपोजिट स्ट्रैंड से डिसाइड हो रहा होगा। इधर से भी जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होंगे वो 5' to 3' यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होंगे। इस डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकते सर, क्योंकि 5 के ऑपोजिट 3 आएगा, 3 to 5 वो बन नहीं सकता, तो हमें इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। यानी क्या हम मानते हैं जो डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन, डीएनए सिंथेसिस चल रहा होगा रेप्लिकेशन फोर्क में, वो एक इस जगह चल रहा होगा और एक इस जगह चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा डीएनए सिंथेसिस। मानते हैं कि नहीं मानते? क्या मैं मानता हूं जब डीएनए सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे दिखेंगे, एक में एक येलो पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूक्लियो सिंथेसाइज्ड रेड, येलो न्यूक्लियो सिंथेसाइज्ड रेड। यही तो वाटसन क्रिक बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड में। लेकिन अभी एक टेक्निकल लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है, आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है।
देखो मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूं ना, मैं बच्चों से ये बोलता हूं कि बच्चों साइंस इज अबाउट इमेजिनेशन। जो बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट्स जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने सॉल्व करे हैं वो पहले दिमाग में सॉल्व करे थे, थॉट एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं वो, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आए। तो आपको भी इसी तरह से इमेजिन करना है मेरी बात को कि अगर मैं इस रेप्लिकेशन 4 को और ऊपर करूं और बढ़ाता हूं, अगर मैं इस रेप्लिकेशन को और बढ़ाता हूं, ऐसे बढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अब ये 5' की तरह ओपन हो रही है, मान लेते इतनी रेप्लिकेशन 4 ओपन होती गई तो हमारे पास स्थिति क्या है, यहां पे 3', यहां पे ऊपर कहीं 5', यहां पे एक RNA लगाए 5 to 3 5 RNA प्राइमर, और यहां पे एक DNA इलोंगेट होता जा रहा है। मान लेते हैं और ओपन हो गया, इतनी जगह भी खाली है, वहां से और ओपन हो गया, इतनी जगह खाली है। यहां पे प्राइमर लगाए इस ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 to 3, और DNA बन रहा है इस डायरेक्शन में। क्या मानते हैं इस बात को? यस सर। अब है एक बहुत बढ़िया लिमिटेशन, ये 5' to 3', ये 3' होगा, ये 5' होगा। अब जब ये हेलिकेज इसको और ओपन करेगा और ऊपर की तरफ ओपन करेगा तो ये वाला हिस्सा खाली है, यहां क्या आ रहा होगा 3', कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि DNA पॉलीमरेज इसको यहां से इलोंगेट कर देगा। प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहां पे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहां पे। कोई बता सकता है मुझे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? सर प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि इस जगह पे, इस स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहां पे हम इसको इस डायरेक्शन में नहीं बना सकते ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों सर? हमें न्यूक्लियोटाइड 3' डायरेक्शन में ऐड करने हैं। 5' to 3' डायरेक्शन में बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे होंगे 3' डायरेक्शन में। यानी अब जो ये जगह खाली है इसको इस डायरेक्शन में नहीं, इसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। इसी डायरेक्शन में बनाऊंगा तो मुझे फिर DNA सिंथेसिस को शुरू करना है, और DNA पॉलीमरेज DNA सिंथेसिस को शुरू नहीं कर सकता। नाउ दिस इज एनीवन्स गेस। अब क्या होगा? देखो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3' डायरेक्शन में पॉलीमरेज ऐड करता जा रहा है। प्रॉब्लम है यहां पे, ये 5' है, ये 3' है, ये प्राइमर 5' to 3', ये नीचे DNA बनता जा रहा है, ये जगह खाली है। अब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बना नहीं सकता, इस खाली जगह का क्या करूं? नया DNA बनाऊं? नया DNA बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? शुरू से नहीं बन सकता। तो क्या करूं? एक और प्राइमर लगा देता हूं, एक और प्राइमर लगा देता हूं। यस सर, क्या चमक रही है मेरी बात? एक और प्राइमर लगा देता हूं। अगर मैं एक और प्राइमर लगा दूं तो फिर मुझे यहां से मैं इसको इलोंगेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फिर और एक, अब आपको अपनी इमेजिनेशन को और बाउंड्रीज तक पुश कर रहा है। अगर मैं इसको और ओपन करूं तो ये 3' आगे इलोंगेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। इसको और ओपन करूंगा तो फिर यही कॉम्प्लिकेशन, यहां 5' to 3', और इधर पे 5' है। उस तरफ से जो DNA बन रहा होगा, इस तरफ से जो जगह खाली होगी, वहां पर नए न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड हो सकते। क्यों नहीं ऐड हो सकते सर? ये जगह खाली होगी, यहां हमें मिल रहा होगा 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'। ये जो जगह खाली है, हम इस डायरेक्शन में DNA नहीं बना सकते सर। क्यों नहीं बना सकते सर? हमें 5' to 3' डायरेक्शन में बनाना है। फिर जब ओपनिंग होगी तो खाली जगह का यहाँ क्या होगा सर? नए प्राइमर कंटिन्यूअसली ऐड करने पड़ेंगे हमें। प्राइमर ऐड करें, DNA लगाए, प्राइमर ऐड करें, DNA लगाए, प्राइमर ऐड करें, DNA लगाए। ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे हो रहा होगा। क्यों सर? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की लिमिटेशन थी कि वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है। यानी जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक बार प्राइमर लगाया, प्राइमर लगाने के बाद 3' में न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाओ। जब ये और ओपन होगा तो फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इधर। क्यों दिक्कत है सर? यहां पे आ रहा है 5' इस टेम्पलेट में, इसको 3' to 5' ऐसे बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? भाई लिमिटेशन है उसकी, तो उसको इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा तो यहां एक प्राइमर लगेगा। प्राइमर लगने के बाद ये इलोंगेट करता जाएगा 3' में, 3' में न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। लेकिन जब ये और ओपन होगा तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड होते जा रहे हैं। ये जगह खाली है तो मैं इसको इस 5' to 3' इस डायरेक्शन में तो बना नहीं सकता। क्यों? सिंथेसिस चल रही है इस डायरेक्शन में। अब वो जगह खाली है, वहां पे एक प्राइमर और लगेगा। यानी क्या मैं एक ऑब्जर्वेशन अपनी यहां बना सकता हूं? देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यानी क्या मैं मान सकता हूं मुझे एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअस DNA सिंथेसिस दिखेगा, कंटिन्यूअस DNA सिंथेसिस। एक स्ट्रैंड पे DNA सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगा, और एक स्ट्रैंड पे DNA सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों सर? कंटिन्यूअसली मुझे फ्रैगमेंट मिलेंगे, कंटिन्यूअसली प्राइमर लगाने पड़ेंगे, डिसकंटिन्यूअस DNA सिंथेसिस होगा। मुझे मल्टीपल टाइप्स फ्रेगमेंट चाहिए। यानी मैं ऐसा मान सकता हूं मेरे पास दो स्ट्रैंड, मैं क्लासिफिकेशन ही बता देता हूं तुम्हें। मेरे को दो तरह के स्ट्रैंड मिलेंगे। एक मिलेगा लीडिंग स्ट्रैंड। देखो लीडिंग स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और फिर एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पानी की तरह बहेगी पूरी। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड,
लीडिंग का मतलब समझते हो बच्चों? अब आप मेरे को बताओगे लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब है लीडिंग, जो लीड कर रहा है। लीड कौन कर रहा है? देखो लीड कौन कर रहा है, इसमें तेज कौन चलेगा? तेज वो चलेगा जिसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। कंटिन्यूअस क्यों हो रही है सर? यहां पे एक बार प्राइमर चाहिए, बढ़ाते जाओ। फिर इसमें डिसकंटिन्यूअस क्यों चल रही है? इसमें क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली प्राइमर ऐड करने पड़ेंगे। कंटिन्यूअसली प्राइमर ऐड करने पड़ेंगे तो रिलेटिवली, इससे रिलेटिवली ये स्लो चलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं लीड कौन आगे जा रहा होगा, आगे जाने वाले स्ट्रैंड के टेम्पलेट की पोलैरिटी होगी। लीडिंग स्ट्रैंड वो होगा जिसमें कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस चल रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड जो पीछे छूटेगा उसमें हमें डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस हो रहा होगा। कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस के टेम्पलेट की पोलैरिटी, कौन से टेम्पलेट पे चल रहा है? बताओ बताओ कौन से टेम्पलेट पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रहा है? टेम्पलेट, इसकी पोलैरिटी नहीं। 3' to 5' टेम्पलेट के दौरान 3' 5' टेम्पलेट की तरफ जो सिंथेसिस चल रहा होगा वो कंटिन्यूअस। सर इसी में क्यों? क्योंकि वो 5' 3' डायरेक्शन में एक ही बार प्राइमर लगेगा, कंटिन्यूअसली इलोंगेट हो सकता है। टेम्पलेट की पोलैरिटी होगी 3' to 5', इसके टेम्पलेट की पोलैरिटी होगी 3' to 5'। लैगिंग स्ट्रैंड जो पीछे छूट चुका है, जो डिसकंटिन्यूअस है, उसके टेम्पलेट की पोलैरिटी होगी 5' to 3'। यहां पे सिर्फ एक बार प्राइमर लगेगा। प्राइमर इधर भी चाहिए, वन प्राइमर। यहां पे मल्टीपल प्राइमर्स लगेंगे। इसकी वजह से मुझे डीएनए के टुकड़े मिल रहे होंगे, टुकड़े, कंटिन्यूअस डीएनए नहीं, टुकड़े, फ्रैगमेंट्स मिल रहे होंगे। और उन फ्रैगमेंट को सबसे पहली बार जिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बच्चों आप मेरी बात को, एक बात को समझते हो कि डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस जिस स्ट्रैंड पे चल रहा होगा, उस स्ट्रैंड पे जितने ओकाजाकी फ्रैगमेंट लगे मिलेंगे उतने ही आरएनए प्राइमर मुझे चाहिए होंगे, या फिर वाइस वर्सा, जितनी बार मैं आरएनए प्राइमर लगाऊंगा उतने डीएनए के फ्रैगमेंट मुझे मिलेंगे। अब आपको अपना दिमाग चलाना है। जो छठे नंबर का एंजाइम था बिल्कुल कंप्लीट है। छठे नंबर का एंजाइम में डीएनए लाइगेज, लाइगेज क्या करता होगा? लाइगेज फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता होगा। क्यों सर? अरे मुझे डीएनए कंटिन्यूअस पॉलीमर चाहिए, फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है। तो दो डीएनए को, टुकड़ों को ज्वाइन करने के लिए उनके आखिरी टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता होगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब एक आखिरी सवाल है मेरा आप लोगों से, जब डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकता हूं कि मुझे दो डीएनए मिलेंगे, जिसमें एक डीएनए, एक स्ट्रैंड जो होगा वो पुराना स्ट्रैंड होगा, येलो कलर से जो बना है पेरेंटल स्ट्रैंड, और एक न्यूली सिंथेसिस, एक पुराना येलो कलर से पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड। लेकिन अभी भी एक कमी है। कमी यह है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को तो ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज ने, लेकिन जो बीच में आरएनए प्राइमर है उनको कौन हटाएगा? सोच सकते हो? आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज 2, और बचे हुआ जो प्लेस बचेगा, जैसे आरएनए प्राइमर को यहां से हटाया, अब जो प्लेस बचेगा उसकी पॉलीमराइजेशन कर देगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड। कुल मिला के बात यह है कि आरएनए प्राइमर अल्टीमेटली डीएनए, फाइनल डीएनए में आरएनए की कोई जरूरत नहीं है। बनाते समय इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? पॉलीमरेज को इनिशियल सीक्वेंस चाहिए, लेकिन बन जाने के बाद आरएनए प्राइमर फाइनल डीएनए में कोई जरूरत नहीं है। उसमें हटाने का काम करेंगे पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड। इस बात को आप बस अपने दिमाग में रख लो, लिखोगे भी नहीं तो चल जाएगा। अब एनसीईआरटी की 2 लाइनें, कुछ चंद लाइनें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, मशीनरी एंड एंजाइम्स। उम्मीद है सब बच्चे मेरे साथ हैं। इन लिविंग सेल्स द मशीनरी एंजाइम, ये किसकी मशीनरी है? रेप्लिकेशन की। लिविंग सेल्स में जैसे कि ई कोलाई, रेप्लिकेशन रिक्वायर, जरूरत है सेट ऑफ एंजाइम, एक भी नहीं, सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए। मेन एंजाइम कौन है बच्चों? रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए डिपेंडेंट? क्यों? सिंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट, एक डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है टू कैटलाइज। क्या ये डीएनटीपी को खुद बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड को बना रहा है? नहीं, ये पॉलीमराइजेशन करता है। किसकी? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की, डीएनटीपी की पॉलीमराइजेशन करता है। ये न्यूक्लियोटाइड को नहीं बना सकता बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे, ये डिपेंड हो रहा होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ठीक है, दीज एंजाइम्स हाईली एफिशिएंट है एज दे हैव टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट टाइम में, छोटे टाइम में। जैसे उदाहरण के लिए ई कोलाई के पास इतने बेस पेयर हैं, क्या इसको ह्यूमन से कंपेयर करो, इतने हैं। ये अपनी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को विद इन 18 मिनट के अंदर कर लेता है। इसका मतलब इसकी एवरेज पॉलीमराइजेशन अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड होगी। मैंने आपको बस एक ही बात एक्स्ट्रा बताई, ये पॉल 3 की लिखी है, रेप्लिकेस की, मेन एंजाइम होता है वो। फिर ये बोलता है नॉट ओनली दीस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, इनको फास्ट, नॉट ओनली फास्ट का मतलब फास्ट तो होना ही होना है, इसके अलावा रिएक्शन कैटलाइज करनी है एक्यूरेसी के साथ। सर अगर एक्यूरेसी नहीं होगी, मिस्टेक होगी तो क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगी।
क्या समझ में आ रही है बात? अब देखो, फर्दर मोर, इसके अलावा एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक्सपेंसिव, महंगा है भाई सेल के लिए, एनर्जेटिकली महंगा है। अभी इतना बड़ा पॉलीमर को मेरे को रेप्लिकेट करना है, एनर्जी कहां से लाऊं? तो बता रहा है डीएनटीपी के डुअल पर्पस, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी सर्व दो पर्पस सर्व करता है। एक पर्पस ये पॉली इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, पहला पर्पस क्या हुआ बच्चों? ये सबस्ट्रेट था, याद करो, देखो याद आ रहा नहीं आ रहा? ये सबस्ट्रेट था, डुअल पर्पस, देखो यार सबस्ट्रेट डुअल पर्पस, पहला सबस्ट्रेट किसका? डीएनए पॉलीमरेज का। दूसरा, हर एक डीएनटीपी में जो दो टर्मिनल फॉस्फेट, मत भूलना बात, दो फॉस्फेट नहीं, टर्मिनल आखिरी के फॉस्फेट है, वही हाई एनर्जी फॉस्फेट है, वही एनर्जी देते हैं हर एक फॉस्फोडाइस्टर मोनो बनाने के लिए। देखो लिखता है टू टर्मिनल फॉस्फेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो बोलता क्या बोलता है, टू टर्मिनल फॉस्फेट डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में हाई एनर्जी फॉस्फेट है, जैसे कि एटीपी में होते हैं। आ रही है बात? हाँ, अब इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एडिशन ये तो है ही एक मेन एंजाइम, मेनी एडिशनल एंजाइम चाहिए रिक्वायर्ड, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, दो स्ट्रैंड को कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर लेंथ, याद करो शुरू में बताया था, पूरी लेंथ में सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों? हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए एक छोटी सी ओपनिंग से शुरू करते हैं, उस ओपनिंग का नाम है रेप्लिकेशन फोर्क। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन फोर्क में बहुत एक माइन्यूट सा अंतर है। ओपनिंग क्रिएट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो है फोर्क, ओपनिंग जहां से शुरू हुई हेलिकेज ने, जहां से पहली बार शुरू करा, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में करता है, दो लिमिटेशन बताई थी आपको मैंने। पहली क्या है डायरेक्शन इसकी, इसी डायरेक्शन में करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है रेप्लिकेशन फोर्क पे। कैसे? कॉन्सिक्वेंटली, यानी इसी की वजह से एक स्ट्रैंड पे जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 है, वहां पे सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5, टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 यहां कंटिन्यूअस है। बता सकते हो क्यों कंटिन्यूअस है? एक ही आरएनए प्राइमर लगेगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। यहां डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि कंटिन्यूअस आरएनए प्राइमर लगेंगे। ठीक है सर। फिर क्या बोलता है, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज, जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज डीएनए फ्रेगमेंट मिले मुझे, टुकड़े मिले, उसको एंजाइम लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया, यानी ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता होगा। फिर आखिरी में क्या बोलता है, डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएट नहीं कर सकता, तो कौन करता है फिर? कौन करता है रेप्लिकेशन इनिशिएट? कौन करता है? आरएनए प्राइमेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनिशियल सीक्वेंस देता है आरएनए प्राइमर का, उसको ये एलोंगेट करता रहता है। फिर ऑल्सो रेप्लिकेशन इनिशिएट रैंडमली, डज नॉट इनिशिएट, कहीं से भी शुरू नहीं हो जाती, ऐसा नहीं कहीं से भी शुरू हो जाएगा, डेफिनेट रीजन है जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगी, उस रीजन का नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से हेलिकेज खोलना शुरू करेगा। ठीक है, खोलने के बाद ये फोर्क क्रिएट होगी, 3' to 5' पे कंटिन्यूअस एक बार प्राइमर लगेगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, कंटिन्यूअस के टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5, डिसकंटिन्यूअस के टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 to 3, कर लोगे? हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी अ सबस्ट्रेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इसमें से डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट कौन नहीं हो सकता? क्या डीएएमपी हो सकता है, यूटीपी हो सकता है, देखो यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है, तो ये नहीं हो सकता इसका सबस्ट्रेट कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइमेज एक्टिविटी, याद करो प्राइमेज कौन है, प्राइमेज कौन है, डीएनए प्राइमेज कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। तो कौन सी बात जो है वो करेक्ट है प्राइमेज के बारे में? इट फॉर्म्स प्राइमर ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, क्या ये दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमर बनाता है? यस सर। कितनी बार बना रहा है? ये नहीं, ये बोलता है बनाता है कि हाँ दोनों पे बनाता है। इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, यस। ऑल्सो नोन एज प्राइमेज एंड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज द सबस्ट्रेट। देखो एक बात बताओ, अगर डीएनए पॉलीमरेज का डीएनटीपी सबस्ट्रेट है, तो क्या आरएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट एनटीपी नहीं हुआ? उसमें तो एनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होगा ना, वो ये डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, यस सर, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। If one replication fork has 10 Okazaki fragment in the lagging strand, the number of possible RNA primers कितने लगेंगे? ये बोलता है अगर किसी रेप्लिकेशन फोर्क में लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, लैगिंग जो पीछे छूट रहा है, उसमें 10 फ्रेगमेंट आ रहे हैं ओकाजाकी के, तो उसमें कितने आरएनए प्राइमर आते होंगे? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, जितने फ्रेगमेंट आ रहे होंगे सब पे एक आरएनए प्राइमर लगेगा, तो कितने? 10 आ रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी 10 आरएनए प्राइमर। देखो क्या बोलता है, मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन इन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। क्या ये सही है? जो प्राइमर है आरएनए प्राइमर, ये दोनों सिंथेसाइज होता है 5' to 3' डायरेक्शन में, लीडिंग में भी लैगिंग में भी। बिल्कुल सर, इसी डायरेक्शन में क्यों ना, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में काम करता है। सर ये हमें कैसे पता ये इस डायरेक्शन में करता है? आपने तो डीएनए पॉलीमरेज की बताई, एनसीईआरटी चेक करना, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में लिखा है आरएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज एंजाइम है
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी ये बात लिखी है, उसमें बोलता है आरएनए पॉलीमरेज की भी पोलैरिटी 5:3 है, वो भी इसी डायरेक्शन में काम करता है। तो ये बोलता है भी हाँ, जो प्राइमर है वो 5' to 3' डायरेक्शन में लीडिंग लैगिंग दोनों में डलता है। बिल्कुल ठीक है सर। डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5:3। क्या सही बात है ये? डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कैटलाइज कर सकता है, जो कि 5:3 है। यस, ये तो लिमिटेशन थी पहली। हाँ, लीडिंग स्ट्रैंड शोज पॉलीमराइजेशन इन 5:3 डायरेक्शन एंड लैगिंग स्ट्रैंड शो पॉलीमराइजेशन इन 3 to 5। क्या ये सही है? सोचो जल्दी बताओ। लीडिंग स्ट्रैंड पे जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है और लैगिंग में 3 to 5 में होता है। क्या ये सही है? नहीं सर, दोनों में ही 5 to 3 पे होता है, ये गलत है। फिर लास्ट वाला पढ़ लो, लाइगेज कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैंने क्या बताया? लाइगेज दो फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, लाइगेट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने के लिए इस फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट के आखिरी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा, इसका आखिरी न्यूक्लियोटाइड और इसका आखिरी न्यूक्लियोटाइड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनेंगे। रेडियो लेबल डीएनटीपी एडेड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन कल्चर विल रिजल्ट इन, ये बोलता है अगर गलती से मैं किसी कल्चर में आर्टिफिशियली डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी कर रहा हूं और उसमें मैंने डीएनटीपी सबस्ट्रेट जो डाले उसमें रेडियो एक्टिविटी डाल दी, उससे क्या होगा? क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में बोलता है अगर डीएनटीपी मैं किसी कल्चर में जो है सिंथेसिस समझ रहा हूं डीएनए की रेप्लिकेशन समझने के लिए मैंने उसमें कल्चर में डीएनटीपी डाला है और डीएनटीपी रेडियो लेबल्ड है, रेडियो एक्टिव है, तो उससे क्या होगा? क्या रेडियो एक्टिविटी किसी एक स्ट्रैंड, आप इस बात को समझते हो, अगर डीएनटीपी रेडियो लेबल्ड हैं तो क्या मैं मान सकता हूं जो दो स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड बनेंगे, दो स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, मानते हैं कि ये जो दो, एक ये डीएनए है 5 to 3 एंड दिस इज 3 to 5, इनके कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, अलग होने के बाद इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे उसमें जो डीएनटीपी यूज होंगे वो यहीं से यूज होंगे कल्चर से, और वो रेडियो लेबल्ड है। यानी हम ये मानते हैं कि दोनों डीएनए मॉलिक्यूल के जो नए नए स्ट्रैंड हैं ये बने हुए, जिनको डीएनटीपी यूज करके यहां के डीएनटीपी उठाए होंगे जो कि रेडियो लेबल्ड है, उनमें रेडियो एक्टिविटी आएगी। यानी जो, देखो क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में बोलता है अगर डीएनटीपी को रेडियो लेबल कर दिया जाए, रेडियो एक्टिव कर दिया जाए कल्चर में, तो उससे क्या होगा? तो आप इस बात को समझो, अगर एक डीएनए जो दो स्ट्रैंड का बन रहा है वो नॉर्मल है और उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमने डीएनटीपी कल्चर में रेडियो एक्टिव डाल दी, तो क्या हम मानेंगे कि ये दोनों अलग होंगे? जब तो जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उसमें डीएनटीपी रेडियो लेबल वाले ही यूज होंगे, यानी इसमें भी जो रेडियो एक्टिविटी आएगी वो एक स्ट्रैंड में आएगी, इसमें भी जो रेडियो एक्टिविटी आएगी वो एक ही स्ट्रैंड में आएगी। मान सकता हूं कि नहीं? तो बोलता है रेडियो एक्टिविटी इन एनी वन स्ट्रैंड ऑफ एनी वन डीएनए मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिविटी आएगी किसी एक स्ट्रैंड में, किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल की। नहीं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी आएगी किसी एक स्ट्रैंड में, किसी एक में भी नहीं, किसमें? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में। और किसने? एनी वन डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, दोनों डीएनए, बोथ डीएनए मॉलिक्यूल में आएगी रेडियो एक्टिविटी इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ एनी वन डीएनए मॉलिक्यूल। किसी एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी नहीं सर। रेडियो एक्टिविटी इन द पेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ बोथ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं सर। रेडियो एक्टिविटी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ बोथ डीएनए मॉलिक्यूल, ये सही है। फिर क्या बोलता है देखो, खत्म है, चलो थैंक यू बच्चों। उम्मीद है आपको एक लेक्चर पसंद आया होगा। आपने जितना पेशेंस मैंने दिखाया आपके साथ, शायद मेरे मतलब पेशेंस उतने तो ना रहे हो जितने आपने उम्मीद करी। मैंने थोड़ा फास्ट भी पढ़ाया, लेकिन बच्चों उम्मीद है आपने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे। जो एनसीईआरटी में लाइन आपने इग्नोर करी होगी वो आपने बिल्कुल अब देखी है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट को देखना है और एंजॉय करना है अपने प्रिपरेशन जर्नी को, तो प्लीज़ फॉलो करते रहिए। जल्दी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।